जी, we are right now. Bismillahirrahmanirrahim. ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيम. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर जुमनान है, मैं प्रोफेशनल फिजिकल थेरेपिस्ट हूँ और आज हमारा लाइव आने का मकसद ये है कि कुछ अर्सा पहले एक हमने वीडियो अपलोड की थी सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम के मतलब यूनाइटेड स्टेट्स में जो फ्री करवाया जाता है बच्चों को यूट्यूब पर। तो उस पर बहुत से लोगों की क्यूरीज आ रही थी कि इसका प्रोसीजर क्या है और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो उसमें लिखते हैं वो किस तरह से होना चाहिए और मुख्तलिफ क्वेश्चन उनके थे। तो आज हमने स्पेसिफिकली उन क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए हम ये लाइव सेशन कर रहे हैं। हमारे साथ गेस्ट हमारे मौजूद हैं डॉक्टर आतिफ सुहेल, यूनिवर्सिटी लाहौर से फिजिकल थेरेपी के ग्रेजुएट हैं और इनको बुलाने का मकसद ये था कि ये एलुमनाई हैं विराट प्रोग्राम के। ये लास्ट ईयर सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम पे थे यूनाइटेड स्टेट्स में, तो इनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों के मुतालिक। तो आपकी जो भी क्वेरीज हैं हम उनको इंशाल्लाह इसमें एड्रेस करेंगे। अगर आप कोई लाइव हमसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप वो भी ज़रूर पूछें। इसके साथ साथ आतिफ सुहेल हमारे भाई भी हैं और कोलीग भी हैं और बड़े एक्टिव पर्सनैलिटी हैं। एक प्रेसिडेंट रह चुके हैं स्टूडेंट फोकस के। स्टूडेंट फोकस इज वन ऑफ द पायनियर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन फिजिकल थेरेपी इन पाकिस्तान। और उसके बाद इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से इनका ताल्लुक है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में इन्होंने स्टूडेंट फोकस का जो चैप्टर है उसको भी क्रिएट किया और टीम बनाई वहाँ पर। तो आतिफ कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मन्नान भाई, आप सुनाएं कैसे हैं? कैसे मिजाज जी हैं आपके? अलहमदुलिल्लाह। और आतिफ आपसे हम कब से बातें करेंगे इसमें से चीज प्रोग्राम के मुतालिक। सबसे पहले तो आप जनरली अपना बताएं कि आपको खुद कैसे पता चला था इस प्रोग्राम के मुतालिक, आपने कैसे अप्लाई किया और सारा प्रोसीजर आपको किस तरह से हुआ था? अच्छा मन्नान भाई, मैं आपको ये फिर एक स्टोरी की तरह बताता चलता हूँ ताकि एक फ्लो भी बन जाएगा। ठीक है, और लोगों को भी पता लग जाएगा एक्चुअली मुझे कैसे पता लगा। तो क्योंकि मैं स्टूडेंट फोकस का पार्ट रहा हूँ, तो इसलिए कि सोशली लोगों के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन है। तो इसी सोशल एक्टिविटीज़ की वजह से मुझे इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा भावना हुई कि ये भी कोई चीज़ होती है इसमें एक्सचेंज। तो फिर मैंने इसको गूगल किया और पता लगा कि इसकी डेट्स भी करीब करीब थी उन दिनों। तो मैंने एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया। तो मज़े की बात ये कि जिस वक्त मैंने अप्लाई किया था और जो इस लास्ट डे था और लास्ट कुछ घंटे थे जिस वक्त मैंने अप्लाई किया था, तो बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी एप्लीकेशन पूरी की थी। तो उन उन दिनों में कोई इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी लोगों के दरमियान कि ये सेमेस्टर एक्सचेंज कोई चीज़ है, इस तरह का कोई प्रोग्राम होता है और ये फुली फंडेड होता है। बहुत ही रेयर लोगों को ये चीज़ें, इवन कि मैं लोगों से अगर इस बारे में पूछने की कोशिश करता था तो वो कहते कि हमें आइडिया ही नहीं है। इवन टीचर्स को भी इस चीज़ का आइडिया नहीं था। तो ये बहुत ही रेयर था उन दिनों। ठीक है, तो इंटरनेट पे तो ऑब्वियसली हर चीज़ अवेलेबल है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी वहाँ से मिल जाती है। तो फिर इंटरनेट एक सोर्स है जिससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी मुझे मेरी क्वेश्चनिंग थी वो सारी उस वहाँ से मुझे मैंने सॉर्ट आउट किया और जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वहाँ से मैंने निकाली। ठीक है, आपने एक्सपीरियंस बता दिया अपना। अभी आई थिंक सो हाँ जी। एड्स आ रही हैं और सोशल मीडिया पर भी एड्स लोग लगा रहे हैं और उस पर बहुत से लोगों की क्यूरीज भी आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि उनको कुछ ना कुछ अवेयरनेस होगी लोगों को इसके बारे में। लेकिन अभी कुछ चीज़ें हैं, फ्लास हैं जिनको गाइड करने की ज़रूरत है और आई थिंक बेहतर गाइड भी कर सकते हैं। जी, एड्स अगर मैं कंपैरिजन करूं करंट सिचुएशन और एट द टाइम जब मैंने अप्लाई किया, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब तो आपको गाइड करने के लिए भी ऑनलाइन काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म बन चुके हैं। ठीक है, और उसके अलावा आपको अपनी अपनी सोसाइटी के अंदर काफ़ी सारे लोग जो अलमनस हैं, ठीक है, तो वो मिल जाएंगे आपको गाइड करने के लिए। लेकिन एट दैट टाइम मुझे नहीं लगता कि मुझे को गाइडेंस के लिए कोई बंदा मेरे पास अवेलेबल था। सही है, लेकिन इंशाल्लाह जब बंदा फेस से गुजर जाता है तो एक अच्छी बात होती है। अगर कोई मशवरा आपसे मांगे तो उसको बेहतर मशवरा देना चाहिए। एग्जैक्टली, इसलिए एग्जैक्टली। हम कोशिश करेंगे कि जितने लोग भी इसको सुने, इस वीडियो को देखें, तो उनमें से किसी का भी फायदा हो जाए तो हमारे लिए खुशी की बात है। तो हम इसमें मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस करेंगे। मुख्तलिफ जो क्वेश्चन लोगों के आए हुए थे, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मेनली लोगों ने पूछा होता है कि कैसे लिखते होते हैं, इंटरव्यू में किस तरह क्वेश्चनिंग होती है और हम किस तरह से इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम पर जाने से पहले कोशिश करते हैं कि एक जो जनरल प्रोसीजर है कि इसकी एडवर्टाइजमेंट कहाँ पर होती है और इसका फॉर्म कहाँ पर अवेलेबल होता है, क्या उसकी फॉर्म की कोई फीस
फॉर्म को फिल कैसे करना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों को फोकस करना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, उसके बारे में अगर आप हमें थोड़ा गाइड कर दें प्रोसीजर के बारे में, तो उसके बाद हम आगे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ठीक है मनान भाई, स्टार्ट हम करते हैं इसकी जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से। तो इस तरह हम इसको आगे लेके फर्दर चलेंगे। तो उसके लिए ये कि जो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये आता है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो पाकिस्तानी सिटीजनशिप होनी चाहिए आपके पास, आप पाकिस्तानी शहरी होने चाहिए। जो लोग ड्यूल नेशनलिटी वाले हैं या यूएस की इनके पास परमानेंट रेजिडेंसी है, वो लोग इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं होते। ठीक है। और अगर आप की एज जो है वो 25 ईयर्स, जो सुन रहे हैं वो इंडिया से भी हैं, तो इंडियंस के लिए भी ये है प्रोग्राम। ये बेसिकली ना इसका जो ओवरऑल पूरी दुनिया में है उसको वो कहते हैं ग्लोबल यू ग्रेड के नेम से। ठीक है। ठीक है, लेकिन पर्टिकुलरली पाकिस्तान के लिए जब आते हैं तो यू ग्रेड पाकिस्तान के नेम से है। ठीक है, ठीक यानी है। इंडियंस अप्लाई कर सकते हैं। ये पूरी दुनिया से है बेसिकली, ये प्रोग्राम पूरी दुनिया के लिए, लेकिन नंबर ऑफ सीट जो पाकिस्तान के लिए अलॉटेड है वो बहुत ज्यादा है। लाइक इस 100 प्लस हैं। बाकी कंट्रीज से कम कम होते हैं, 5 6 7 स्टूडेंट्स पर सेमेस्टर। लेकिन पाकिस्तान से 100 प्लस ऑलवेज रिक्रूट होते हैं हर सेमेस्टर में। सही है। ठीक है। और इसमें ये कि आपकी एज जो है वो 25 या उससे यंगर होना चाहिए, 25 अबव नहीं होना चाहिए। और आप करंटली किसी अंडर ग्रेड प्रोग्राम में इनरोल हों, डजेंट मैटर वो किस डिसिप्लिन से है। ठीक है। हर डिसिप्लिन का स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकता है, वो एलिजिबल है। ठीक है। और जो फर्स्ट ईयर और लास्ट ईयर है आपकी डिग्री का, अगर आपका 4 ईयर बीएस प्रोग्राम है तो आप फर्स्ट ईयर मतलब फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट ना हो, और लास्ट सेमेस्टर लाइक आपका 7th और 8th सेमेस्टर नहीं होना चाहिए। इसके दरमियान आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके पीछे भी एक रीजन है। आप क्योंकि उनका मकसद ये है कि आप एक तो फर्स्ट ईयर के ना हो, उसकी रीजन ये है कि आपके पास इनफ बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए अपनी फील्ड का, ताकि थोड़ा सा आप बेसिक नॉलेज तो पढ़ लें अपनी फील्ड से रिलेटेड। और देन लास्ट ईयर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनका जो है ना वो जो प्रोसेस है वो 7 to 8 मंथ ले जाता है, सिलेक्शन प्रोसेस। अगर आप ऑलरेडी लास्ट ईयर में चल रहे हैं तो इस मीन्स कि आप जब तक वो आपको बुलाएंगे और आपने पढ़ने जाना है तब तक आपकी डिग्री हो चुकी होगी। ठीक है। तो इसलिए इस चीज को अप्रिशिएट नहीं किया जाता कि आप लास्ट ईयर में अप्लाई करें। तो ऑलवेज बिटवीन फर्स्ट ईयर एंड लास्ट ईयर आप अप्लाई करें। लाइक अपने जो बीएस के सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में आप अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड सेमेस्टर से लेके आप 6 सेमेस्टर तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपका 5 ईयर प्रोग्राम है तो आप 8 सेमेस्टर तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। लाइक आपके जो प्रोफेशनल एजुकेशन का 4th ईयर है वहां तक, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड 4th ईयर। इन एलिजिबिलिटी का एप्लीकेशन जो है ना वो सारी ऑनलाइन ही सबमिट होती है। ठीक है। आपको कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट इनिशियली सबमिट नहीं करवाना पड़ता, जो कि इनके जो एप्लीकेशन है वो वेबसाइट पे अवेलेबल है, USEFP, यूनाइटेड स्टेट एजुकेशन फाउंडेशन फॉर पाकिस्तान। ठीक है। उसके ऊपर ये इनकी वेबसाइट पे एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है, कोई बंदा भी एक्सेस कर सकता है। इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये आता है कि आपके पास ड्यूल नेशनलिटी ना हो। ठीक है। जिनके पेरेंट्स या कोई जिनका कोई खूनी रिश्ता और वो USEFP के वो ना हो, एम्प्लॉय भी ना हो। अगर एम्प्लॉय हैं तो आप इनएलिजिबल हैं, आप अप्लाई नहीं कर सकते। जस्ट ये इस चीज को मेक श्योर करने के लिए कि बाइसनेस ना हो। ठीक है। और जो स्टूडेंट हैं फाइनल ईयर यूनिवर्सिटी के या फर्स्ट ईयर के हैं तो वो भी इस चीज के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है। और अब बात आती है कि क्योंकि ये एक फुली फंडेड प्रोग्राम है तो इसमें जो ग्रांट है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। उसमें एक राउंड ट्रिप होता है फ्रॉम होम टू होम, जितना भी एक्सपेंस होता है वो आपका USEFP की जो US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की तरफ से होता है। ठीक है। इसमें ट्यूशन फी इंक्लूड होती है, हाउसिंग होती है, मील्स होते हैं, और एक लिमिटेड अमाउंट होती है आपकी बुक्स के लिए। ठीक है। क्योंकि यूएस के अंदर जो एजुकेशन है वो उस पर बुक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज किया जाता है कि आप बुक से पढ़ें।
ठीक है। तो आपको बुक परचेज करनी पड़ती हैं, तो उसके लिए भी आपको अलाउंस देते हैं। आपकी मेडिकल इंश्योरेंस होती है, एक्सीडेंट या सिकनेस जो कि कवरेज करती है, और मंथली आपको एक स्टाइपेंड भी मिलता है, ठीक है। उस ऑलमोस्ट $400 होते हैं, तो जो आप अपनी पॉकेट मनी खर्च कर सकते हैं जहां आपका दिल करे। ये था तो कुछ हमारा एक जनरल ओवरव्यू था, ठीक है। अब इसमें होता ये है कि हमने एक फुल फ्लैश सेमेस्टर जो है ना वो यूएस की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना होता है, लेकिन यूनिवर्सिटी हम अपनी मर्जी से चूज नहीं कर सकते। उनका यूएस ईएफपी के साथ एक मुआहिदा है। यूएस की काफ़ी ज़्यादा 100+ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका एक इंसर कोलैबोरेशन है। तो वो किसी भी यूनिवर्सिटी में आपके डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे भेजा जाता है, ठीक है ना। आप अपनी मर्जी से यूनिवर्सिटी सेलेक्ट नहीं कर सकते। हर साल इसमें जो एप्लीकेंट्स हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अगर आप एक साल का कंपैरिजन करें, 2019 में जब मैंने अप्लाई किया था तो उस वक्त तो 25,000 एप्लीकेंट्स थे। वेरी नेक्स्ट ईयर 2020 में जो हमें पता लगा उसमें 35,000 क्रॉस कर गए हुए थे एप्लीकेंट्स। तो इट्स अ टफ कंपटीशन, ठीक है। आपने अपना लोहा मनवाना है, ठीक है। ये तो कुछ ओवरव्यू था हमारे सेमेस्टर एक्सचेंज के प्रोग्राम के बारे में। यहाँ अगर मनान भाई आपके जहन में कोई क्वेश्चन है एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया या इससे रिलेटेड कोई, तो मुझे काइंडली आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी इसके इसके मुतालिक क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स ने किए हुए ऑलरेडी, वो हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन मैं हम्म आपसे कहूँगा कि बच्चों को जो एक बेसिक चीज़ है फॉर्म फिल करने के लिए, हम्म वो अगर हम उनको गाइड कर सकें और आप अपने स्क्रीन शेयर करके बता सकें कि फॉर्म किस तरह फिल किया जाता है, फॉर्म में क्या ठीक होते हैं ठीक है। और जो तरीके उसको फिल करने का, तो हम उसको वो बेहतर होगा कि बच्चे समझें। ठीक है, चलिए इमरान भाई हम चलते हैं हम अपने फॉर्म की तरफ अब। तो मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन शेयर करके सबको गाइड करूँगा कि एक्चुअली हम लोगों ने करना किस तरह फॉर्म फिल। यहाँ मेरी स्क्रीन पे आपको एक फॉर्म नज़र आ रहा होगा। मन्नान भाई फॉर्म शेयर हो रहा है? जी, आपकी स्क्रीन यहाँ पे शो हो ठीक रही है, है। ठीक है। यहाँ पे आपको एक फॉर्म नज़र आ रहा है जिसमें एक लॉगिन का आपको साइन नज़र आ रहा है। यहाँ हम सबसे पहले तो अगर कोई बंदा न्यू है तो वो स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेगा। जैसे ही वो स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करता है तो उसके सामने ईमेल पुट करने का और CNAC पुट करने का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो ये मैं कर भी सकता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी रजिस्टर हूँ, तो ठीक है। इसलिए मैंने वो वहाँ से स्टार्ट नहीं किया। लेट मी शेयर के वहाँ को प्रोसेस भी है। ये देखें, ये स्क्रीन आपके सामने नज़र आ रही है। तो इसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपने ईमेल देना है, देन कंफर्म करना है और अपना CNIC ऐड करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपको जो इसका पासवर्ड है ना आपके अकाउंट का, वो ईमेल आ जाता है, ठीक है। आपने पासवर्ड यहाँ पुट करना है, उसके बाद अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो मैं इसको विद एग्जिस्टिंग ईमेल से स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होता है उसमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं। इंस्ट्रक्शन का मैं एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ उनका। यहाँ पे एप्लीकेशन सबसे पहले तो आपने जितनी भी जगह बनी हुई है इंफॉर्मेशन के लिए, जितने भी स्पेसेस हैं वो आपने फिल करनी है, कोई भी स्पेस खाली नहीं छोड़नी। हाँ, अगर कोई स्पेस आपके साथ रेलिवेंस नहीं रखती तो आपने सिंपली उसके ऊपर NA लिखना है, मीन्स नॉट एप्लीकेबल। कोई भी स्पेस खाली नहीं छोड़नी, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैंडेटरी हैं सबके लिए, ठीक है। अगेन अगर आप उस क्राइटेरिया पे नहीं आ रहे, ये वो आपसे रेलेवेंस नहीं रखता कोई क्वेश्चन, तो आप सिंपली उसको NA लिख दें, ठीक है। इट्स मीन्स के नॉट एप्लीकेबल, लेकिन कोई स्पेस अगेन आपने खाली नहीं छोड़नी, ठीक है। ये कुछ एरियाज हैं जिनको टारगेट किया जाता है, ये हमारे पास हैं, ठीक है। ये कैटेगरीज हैं, इसके अंदर फिर सब कैटेगरीज भी हैं। जब आप फॉर्म फिल करने जाते हैं एकेडमिक पोर्शन में तो इसके अंदर सब कैटेगरीज हैं, वहाँ आपको अपने रेलिवेंट फील्ड मिल जाती है। अच्छा, तो अब हम स्टार्ट एप्लीकेशन करते हैं। तो जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट होती है तो जिसका जो पहला क्वेश्चन आता है वो हमारे पास आता है पर्सनल इंफॉर्मेशन का। पर्सनल इंफॉर्मेशन में सबसे पहले तो टाइटल होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मेल एंड फीमेल, ठीक है, मिस्टर एंड मिसेस, मिस।
और आपने फर्स्ट नेम अपना लिखना होता है, लास्ट नेम, ये मैंडेटरी है। जहां आपको ये स्टार नजर आए जो कि ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, वो चीज मैंडेटरी है, वो उसको आप फिल नहीं करेंगे तो फॉर्म जो है ना वो प्रोसीड नहीं करेगा आगे। ठीक है, अगर करंटली वो प्रोसीड कर जाएगा, लेकिन जब आप सबमिशन के वक्त जाएंगे तो अगेन वो आपको पॉइंट आउट करेगा कि आपकी ये चीज मिसिंग है। ठीक है, इस चीज को चेक करने के लिए इन्होंने एप्लीकेशन के अंदर एक एप्लीकेशन इंस्पेक्टर का भी ऑप्शन दिया हुआ है, जो कि आपको यहाँ एक 14% लिखा हुआ है, तो उसके नीचे ब्लू कलर के अंदर एक टैब बना हुआ है। ठीक है, ये बटन है, इसको टैप करने से जब आप फॉर्म फिल कर देते हैं तो एट द एंड आपने एप्लीकेशन इंस्पेक्टर पे क्लिक करना है, तो वो आपकी पूरी जो एप्लीकेशन को है ना वो रिव्यू करता है। और जहाँ कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है जो आपके आपके साथ रेलिवेंट है लेकिन आपने नहीं पुट की हुई, तो वो आपको बताएगा कि आपकी यहाँ इन्फॉर्मेशन ये मिसिंग है, ये डॉक्यूमेंट मिस है, तो आप इसको फिलअप करें। ठीक है, उसके बाद आप आ जाते हैं कंट्री और सिटीजनशिप। अगर आपके पास मल्टीपल सिटीजन हैं तो आप यहाँ पे यस क्लिक कर दें, अदरवाइज नो है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स के पास डबल नेशनलिटी नहीं है, तो वो क्या है कि वो सिंपली इसके ऊपर नो के ऊपर क्लिक करेंगे। पाकिस्तानी नेशनल है, यस, क्योंकि हम पाकिस्तानी तो सबके पास नेशनल आईडी कार्ड भी है, तो हम यस पे क्लिक कर देंगे। और करंटली मतलब कंट्री ऑफ प्रेजेंट, आप करंटली कहाँ पे रह रहे हो, तो लाइक पाकिस्तान है तो हम पाकिस्तान पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, कंट्री ऑफ लीगल रेजिडेंस, ठीक है, तो वो हमारा पाकिस्तान ही है, तो हम लोग यहाँ पाकिस्तान चूज कर लेंगे। उसके बाद आपकी आ जाती है डेट, प्लेस ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे आप सिटी सबसे पहले देखते हैं कौन सा सिटी है। ठीक है, लाइक आप लाहौर है, ठीक है, तो आप लाहौर पे क्लिक करते हैं, जो भी आपका सिटी बर्थ है जहाँ पैदा हुए हैं। उसके बाद आता है सिटी ऑफ बर्थ इफ अदर देन स्पेसिफिक। अगर आप लाइक लाहौर के अंदर कोई एरिया स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं तो यू कैन हियर, यहाँ आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहाँ कंट्री है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में हम पैदा हुए हैं तो फिर पाकिस्तान हम करेंगे। अगर आप किसी और कंट्री में आप पैदा हुए हैं तो आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं अपना कंट्री, यहाँ आपके पास एक लिस्ट अवेलेबल है। उसके बाद आता है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले आपने डे, मंथ एंड देन ईयर आपने मेंशन करना है। जेंडर में मेल एंड फीमेल, ठीक है, और मैरिटल स्टेटस में आप अगर सिंगल हैं, मोस्टली सिंगल ही होंगे मेरी तरह, तो और उसके बाद अगर मैरिड है तो देन आप मैरिड पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आता है ओके चूज डिसेबिलिटी। अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है, ठीक है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो अगर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप ठीक हैं तो आप नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक कर देंगे सिंपली। ठीक है, और कुछ लोगों की नज़र वीक होती तो वो उसमें नहीं आती, ठीक है, वो डिसेबिलिटी नहीं है तो वो यहाँ पे नहीं मेंशन करेंगे। ठीक है, ये उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल नजर आना ही बंद हो जाता है, तो वो लीगली ब्लाइंड उनको वो किया होता है। ठीक है, तो फिर वो यहाँ पे डाल सकते हैं अपना, अदरवाइज हम लोग इसके ऊपर नॉट एप्लीकेबल ऊपर क्लिक करेंगे। अच्छा जी, करंट कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन में आता है हमारा एड्रेस टाइप। ठीक है, जैसे ही हम एड्रेस, ये परमानेंट है या हम लोग किसी हॉस्टल डॉर्मेट्री में रहते हैं या हमने कहीं टेम्परेरी रेजिडेंस कोई घर किराए पे लिया हुआ, तो हम लोग यहाँ पे वो फिर उसका एड्रेस हम ऐड कर देते हैं। एड्रेस कंप्लीट लिखना होता है विद स्ट्रीट और हाउस नंबर। ठीक है, सिटी कौन सा है करंटली, लाइक हम लाहौर में रह रहे हैं तो हम लाहौर पे क्लिक करते हैं। कि पोस्टल कोड मोस्टली नहीं हमें पता होता तो हम सिंपली गूगल पे जाके सिटी का नेम लिखते हैं तो उसका पोस्टल कोड आ जाता है। और रीजन और प्रोविंस, ठीक है, प्रोविंस में हम लाइक हम पंजाब में रह रहे हैं तो हम पंजाब, और जो बाकी लोग लाइक गिलगित बल्तिस्तान में है, केपी में है, बलूचिस्तान के अंदर है, आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर है, तो या सिंध के अंदर है, तो अपना अकॉर्डिंग टू वो सिलेक्ट कर लेता है। कंट्री ऑब्वियसली हम पाकिस्तान में हैं तो हम पाकिस्तान पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फोन नंबर है, क्योंकि मोस्टली हम लोग वो पिक्सल लैंडलाइन नंबर आजकल नहीं यूज करते, तो अगर तो आप यूज करते हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ लिखते हैं। अगर नहीं लिखते क्योंकि ये फिल करना जरूरी है, तो आप या तो इसको एन ए लिख दें, या एक और तरीका भी है कि आप इसको 0 1 2 मतलब सिंपली आप गिनती लिखते हैं, जिसमें टोटल डिजिट होते हैं वो 10 होते हैं, तो आप यहाँ पे वो पुट करते हैं।
मोबाइल नंबर आप वो ऐसा लिखें जो आप करंटली यूज करते हैं, ठीक है, आपके पास हो, ताकि क्योंकि जो आपको कॉल आनी है वो इसी नंबर पे आनी है जो एक्टिव है। तो आप वही यहाँ नंबर दें जो एक्टिव हो, जिसको आप जहाँ से आप कॉल रिसीव कर सकते हो। उसके बाद ईमेल ऑटोमेटिकली पुट हो जाता है, जिससे ईमेल से आपका अकाउंट बना हुआ है। फिर आ जाता है परमानेंट एड्रेस। ठीक है, परमानेंट एड्रेस आपने अपना यहाँ मेंशन करना होता है कि आपका जहाँ बेसिकली जहाँ से बिलोंग करते हैं, सिटी, पोस्टल कोड, प्रोविंस, कंट्री, फोन नंबर, मोबाइल नंबर एंड ईमेल अगेन आपने वही मेंशन करने हैं। ठीक है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में हम लोगों ने ऐसा नंबर प्रोवाइड करना होता है जो नेक्स्ट टू यू हो, लाइक आपके किसी भाई का हो सकता है, आपकी मदर का हो सकता है, फादर का हो सकता है। लाइक आपसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा तो हम जो सेकंड नंबर होगा वो ये होगा। ठीक है, उसमें फर्स्ट एंड लास्ट नेम, ठीक है, इस मेंशन करेंगे, आप साथ रिलेशन क्या है, फादर हैं, मदर हैं, ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, जो भी है आपने यहाँ मेंशन कर देना है। देन एड्रेस, अगेन सिटी, पोस्टल कोड, प्रोविंस, और हमने कंट्री मेंशन करना है, फोन नंबर, मोबाइल नंबर एंड ईमेल। ठीक है। अब एप्लीकेशन की एक और अच्छी बात यह है कि यहाँ सेव का ऑप्शन आता है। ठीक है, अब मैंने इस फॉर्म को फिल कर दिया, मेरे पास नेक्स्ट इतना टाइम नहीं है कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड कर दूँ, तो मैं यहाँ इसको सेव कर सकता हूँ। ठीक है, सेव कर देंगे तो ये मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए वो उसने मुझे कहा कि ये आपका यहाँ ठीक नहीं है नंबर, इसको प्रॉपर जैसे उन्होंने एक फॉर्मेट दिया हुआ है वो उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करें। लेकिन फिलहाल मैं इसको नहीं करता, मैं इसको ऐसे सेव कर देता हूँ। ठीक है, ये पेज मेरा अब सेव हो गया। ठीक है, अब सेव हो गया है। अब नेक्स्ट टाइम मेरी जो इन्फॉर्मेशन मैंने अभी सेव कर दी वो सेव रहेगी, जो रहती है वो मैं अगेन इसको पुट कर सकता हूँ, और मैं अब प्रोसीड कर जाता हूँ नेक्स्ट पेज के ऊपर। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट पेज जो है हमारा जो है, अब हम आ गए हैं एकेडमिक इंफॉर्मेशन के ऊपर। जो हमारा सेकंड स्टेप है वो है हमारी एकेडमिक इंफॉर्मेशन। इसमें हम अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड ऐड करते हैं। एजुकेशन में हम जाते हैं, ये टैब है हमारे पास। तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो इसके सामने हमारे ना एजुकेशन का एक स्क्रीन ओपन हो जाता है। इसमें सबसे पहले जो हमने मेंशन करना होता है वो अपना डिग्री का नेम होता है। लाइक आपका एलएलबी है, एलएलएम है, एमबीबीएस है, एमबीए है, या बैचलर्स है। लाइक मेरा बैचलर 5 इयर्स। ठीक है, तो मैंने वो यहाँ 5 ईयर मेंशन कर दिया है। ठीक है, करंटली इनरोल्ड, आप करंटली इनरोल्ड हैं या नहीं हैं, तो ऑब्वियसली मैं अंडर का स्टूडेंट हूँ तो यस पे क्लिक करूंगा। ठीक है, आप डिग्री स्टार्ट मंथ आप टेंटेटिव सा कर लें, कोई जरूरी नहीं कि हार्ड एंड फास्ट, लेकिन आप एक आइडिया होता है कि लाइक हमारी क्लासेस इस मंथ में स्टार्ट हुई थी जब मैंने एडमिशन लिया था, तो मैं कहता हूँ फरवरी में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और फरवरी से लेके फरवरी कौन सा था, वो 2000 मेरी डिग्री 16 में स्टार्ट हुई थी, तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। अब एक्सपेक्टेड डेट क्या है, ये अब इसलिए क्योंकि उन्होंने अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो उन्होंने स्टूडेंट को सॉर्ट आउट करना होता है। ठीक है, कुछ लोग फॉल में जाते हैं क्योंकि ये साल में एक दफ़ा अनाउंस होता है, और इसके जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है उसको 2 बैचेस में डिवाइड किया जाता है, एक फॉल में जाता है और एक विंटर में जाता है, या ठीक है। तो अब जो स्टूडेंट्स जिनका सेमेस्टर जिनकी डिग्री कंप्लीट हो रही होती है जल्दी, उनको फिर वो पहले भेज देते हैं, और जिनकी बाद में हो रही होती है उनको वो बाद में भेज देते हैं, ताकि ये ना हो कि जिसकी डिग्री पहले कंप्लीट हो रही है, ठीक है, उसको बाद में अगर वो विंटर में वाले में भेजते हैं तो उसकी यहाँ ही डेज ना पूरे हो जाए। तो इस चीज़ के ख्याल रखा जाता है, इसलिए ये डेट यहाँ मेंशन करना ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले हम मंथ यहाँ से करते हैं। लाइक मैं कहता हूँ कि मेरा जून के अंदर कंप्लीशन हो रही थी, और यहाँ मैं 2021 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये एक टेंटेटिव सा मैंने बता दिया है। ठीक है, लेकिन आप अपनी डिग्री के अकॉर्डिंग अपने जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो रही होगी आपने उसके अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन कर देना। फील्ड ऑफ स्टडी क्या है, यहाँ पे वैरायटी पड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन है। ठीक है, आप अपने जो आप डिग्री इस वक्त कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से देख के तो आप उसमें यहाँ मेंशन कर सकते हैं। लाइक अगर आपकी डिग्री एग्जैक्टली नहीं भी फॉल कर रही इस किसी कैटेगरी में, तो जो इससे थोड़ा सा रिलेटेड है आप उसमें कर सकते हैं। ठीक है, लाइक अब हेल्थ के अंदर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा देखें, आप अगर देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पे तो काफ़ी ज़्यादा है। अब हेल्थ में फिजिकल थेरेपी है, तो यहाँ पे मेरी जो फील्ड है वो फिजिकल थेरेपी, तो यहाँ मैंने मेंशन कर दिया। इंस्टीट्यूशन कौन सा है,
इंस्टीट्यूशन मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर था, तो यहाँ से मैं देख के यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर यहाँ ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ इसके अंदर दिया होगा, लेकिन अगर आपका नहीं आता तो यहाँ एक ऑप्शन आता है पाकिस्तानी कॉलेज का, ठीक है। तो आप हाँ जी। सिंपली वहाँ पाकिस्तानी कॉलेज पुट कर दें, ये देखें अगर आपका यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट नेम यहाँ पे नहीं है, ठीक है। वैसे आप मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है, जी जी। कुछ से जो हमारी ऑडियंस होती है अगर फिजिकल थेरेपी रिलेटेड है, तो वो ये पूछ रहे थे कि इस दफ़ा शायद फॉर्म में डीपीटी का या फिजिकल थेरेपी का कोई ऑप्शन नहीं है, क्या इस तरह की ऐसी बात है? नहीं नहीं, ये मैं आपके सामने अभी करंट वाला फॉर्म मैंने खोला हुआ है और मैं लाइव इसको पुट कर रहा हूँ। ठीक है। 2022 के लिए ये मैं पुट कर रहा हूँ, ये कोई जी। ये डमी नहीं है, ये मैं लाइव तो फिलअप कर रहा हूँ सारा कुछ। सही है, यानी फिजिकल थेरेपी कर सकते हैं, और इन केस कोई यूनिवर्सिटी का नाम मिस है तो यूनिवर्सिटी के नाम की जगह आप पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी मेंशन कर दें। पाकिस्तान, हाँ जी, पाकिस्तानी कॉलेज वहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है, वो सही हम है। मेंशन कर देते हैं, ठीक है। ये इंस्टीट्यूशन सिटी, ठीक है, आप लाहौर के अंदर है तो हम लाहौर कर देते हैं, ठीक है। और इंस्टीट्यूशन कंट्री है तो ऑब्वियसली हम पाकिस्तान के अंदर हैं तो पाकिस्तान यहाँ मेंशन कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए इंस्टीट्यूशन अदर, अब यहाँ पे वहाँ हमने पाकिस्तानी कॉलेज कर दिया था, यहाँ आप मेंशन कर सकते हैं कि ये मेरा इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कि हमारा जो डिग्री का CGPA है, जिनका सेमेस्टर सिस्टम है वो CGP यहाँ मेंशन करेंगे, और जिनका एनुअल है सिस्टम वो ऑब्वियसली परसेंटेज, उनके मार्क्स होते हैं तो वो परसेंटेज की फॉर्म में कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर CGPA तो ये आएगा 4 में से, ठीक है। तो यहाँ मैं अपना जो अपना GPA या कुछ भी है वहाँ पे यहाँ पुट कर दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या कर देंगे, इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, उसने कहा कि ये आपने ऑलरेडी सेव किया हुआ है, क्योंकि मैं ऑलरेडी सेव किया हुआ था, ठीक है। ये सेम इंफॉर्मेशन ये जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए थे, उसने कहा कि आपने ऑलरेडी सेव किया हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं सेव नहीं करूँगा, तो मैं ऐसी चीज़ इसको वापस चला जाता हूँ नेक्स्ट पे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो होता है एजुकेशन का, ये हम लोगों ने फिलअप कर लिया है। अब इसके बाद आता है टॉफल टेस्टिंग ऑप्शनल। अब टॉफल टेस्टिंग ये एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है जो हम लोग US जाने के लिए देते हैं। अगर तो आपने पहले दिया हुआ है तो ठीक है, आप यहाँ पे मेंशन कर दें, लेकिन अगर आपने नहीं दिया हुआ तो सिंपली आप एन लिख दें और देन पास, ठीक है। अदर स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग ये भी ऑप्शनल है, ठीक है। अगर आप यहाँ कुछ नहीं भी लिखते तो इट्स ओके, ये ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं है। ये दोनों, ये और ये अदर स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग है, ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल है, ठीक है। अगर आपने कोई सेट एग्जाम दिया हुआ है, कोई GRE दिया हुआ है, तो यहाँ आप टेस्ट नेम, टेस्ट स्कोर और डेट और लोकेशन मेंशन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो सिंपली आप इसको स्किप कर दें। लैंग्वेजेस में आती है, नेटिव लैंग्वेज आपकी कौन सी है, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं सिंधी है, पंजाबी है, ठीक है। तो थोड़ी बहुत मदर टंग, हम लोग उर्दू मोस्टली यूज करते हैं, ठीक है। तो नेटिव लैंग्वेज में हम उर्दू मेंशन करते हैं। यहाँ नंबर ऑफ ईयर, क्योंकि हम नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज स्टडी, क्योंकि अब तो हमारा जो है वो नर्सरी और प्री स्कूलिंग भी इंग्लिश में स्टार्ट हो गया, वो इंग्लिश मीडियम होने की वजह से। तो हम यहाँ एक रफली 15 साल लिख सकते हैं, 15 ईयर्स, ठीक है। तो अगर कह लें लाइक जब हम लोगों ने स्टार्ट किया तो हमारे लिए तो जो है वो इंग्लिश जो है ना वो प्राइमरी में आके स्टार्ट होता था, जब आप 4-5 क्लास में आते थे, ठीक है। तो मोस्टली अब हमारा मोड ऑफ जो स्टडीज़ है वो इंग्लिश है, तो आप यहाँ पे अपनी 10 to 15 टेंटिव सा एक डाल सकते हैं, यहाँ कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। लोकेशन ऑफ स्टडी, तो आप कहाँ पढ़ रहे हैं, लाइक आप लाहौर के अंदर हैं, किसी भी सिटी के अंदर हैं, तो लोअर लोकेशन आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ इंग्लिश है, तो इसमें अब यहाँ फॉरेन लैंग्वेजेस आती हैं। फॉरेन में आके इंग्लिश के अलावा आप कौन कौन सी जानते हैं, ठीक है। तो उसमें ये है कि उर्दू तो नहीं आएगी, ठीक है। तो इंग्लिश है, इंग्लिश के अलावा कोई टर्किश जानता है, कोई जापानीज जानता है, कोई जर्मन जानता है, तो यहाँ पे अपना मेंशन कर सकता है। ये आगे उन्होंने रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग का बताया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ उसको रैंक कर सकते हैं। हर के अंदर ये एक ग्रेडिंग सिस्टम दिया हुआ है, आप जो जहाँ लाई कर रहे हो आप यहाँ मेंशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे यूनिवर्सिटी कोर्सेज,
यहाँ यूनिवर्सिटी कोर्सेज में हम लोगों ने अपने जो कोर्सेज आपने पढ़े होते हैं वो आपने ऐड करने होते हैं। मैं आपको एक उसमें यह होता है कि आप जो अपने कोई से 10 कोर्सेज ऐसे मैक्सिमम उन्होंने लिमिट रखी हुई है 15 तक, आप कोई ऐसे 15 कोर्सेज ऐड कर दें, ठीक है, जिनमें ग्रेड्स अच्छे हैं। तो मैं एक सजेशन देता हूँ कि आप अपने हाई स्कोर से शुरू करें, लाइक जिस सब्जेक्ट में आपके हायर स्कोर हैं तो आप टॉप पे रखें, देन उसको डाउन उससे कम, फिर उससे कम और उससे कम। उसमें यह था कि सबसे पहले एकेडमिक ईयर आपने मेंशन करना होता है कि आपने कौन सा सब्जेक्ट किस ईयर में पढ़ा एकेडमिक ईयर में। तो यहाँ पे आपने लाइक 2016 2016 में हमने स्टार्ट किया, ठीक है, और ये उससे था 2017 तक। सब्जेक्ट का टाइटल क्या था? एनाटॉमी। नेट में 2 में लिख देता हूँ, ठीक है। और उसमें आपका ग्रेड क्या आया, परसेंटेज, सीजीपीए, आप तीनों चीज़ों में से कोई भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेड हम लोग कहते थे कि मेरा ए ग्रेड आया, तो इसको मैं सेव कर सकता हूँ, ठीक है। अब ठीक है, अब हो सकता है कि आपने को गलती से कोई ऐड कर दिया हो तो आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है, और अगेन इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आपने बारी बारी ऐड कोर्सेज में जाते जाना और अब मैक्सिमम आपने 15 कोर्सेज ऐड करने हैं इसमें, ठीक है। प्रपोज फील्ड ऑफ स्टडी इन आपने अब डेफिनेटली आप जो यहाँ पढ़ रहे हैं और आप ख्वाहिश भी होगी जब आप सेमेस्टर एक्सचेंज पे जाएं तो आप उसी फील्ड के रिलेटेड ही पढ़ें, लेकिन वहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है कि लाइक मैं फिजिकल थेरेपी से हूँ तो मैं जाके वहाँ पे फिजिकल थेरेपी ही पढूं। लेकिन हम लोग इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि हमारे पास बैकग्राउंड नॉलेज वही होता है, हमारे पास एक बेस बनी होती है। हम कहते हैं कि हम अपनी ही फील्ड में वहाँ जाके देखें कि वहाँ पे, क्योंकि वो एक डेवलप कंट्री है तो वहाँ किस तरह से पढ़ाया जाता है, वहाँ किस तरह से हमारी फील्ड में लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, ठीक है, किस तरह एडवांस चीज़ें वहाँ पे यूज़ हो रही हैं। तो ये होता है कि फिर हम अपना जो स्पोज्ड फील्ड होती है वो मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास इस तरह वैरायटी अवेलेबल है, आप कोई भी इसमें से चूज कर सकते हैं। आतिफ, आप देख रहे हैं कि हम वहाँ पर जाकर अपनी फील्ड स्विच भी कर सकते हैं एक सेमेस्टर के लिए, अगर हमारे पास बैकग्राउंड नॉलेज की सपोर्टिंग फील्ड का है। एग्जैक्टली आप कर सकते हैं, उसमें यह मैंडेटरी नहीं है कि आप अगर मेडिकल से हैं तो आपने मेडिकल, इवन कि आप वहाँ पे जाते हैं तो एक कोर्स आपने अपना उठा लिया, दो कोर्सेज उनकी लिमिट होती है कि वो आपने अपनी फील्ड से ही उठाने होते हैं, ठीक है। एक अमेरिकन कल्चर से रिलेटेड होता है वो आपने उठाना होता है। उसके बाद जो भी आपने क्रेडिट और पूरे करने होते हैं 17-18 क्रेडिट और जो होते हैं वो डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर, ठीक है। तो वो आपने जस्ट उसमें आप बिजनेस भी उठा सकते हैं, इंजीनियरिंग भी उठा सकते हैं, एजुकेशन से उठा सकते हैं, मेडिकल से उठा, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो जो कोर्सेज हमारे फिर यहाँ पर मिस हो जाते हैं सेमेस्टर में, वो फिर हमें वापस आके उसको कवर करना होता है। हाँ जी, कुछ यूनिवर्सिटी तो हैं लाइक वो अगर कहते आप वहाँ पे जो आपने सब्जेक्ट पढ़ा है वो एचईसी के करिकुलम के अकॉर्डिंग यहाँ पे वो फुलफिल हो रहा था, तो वो तो आपका वो यूनिवर्सिटी अगर इस चीज़ को एग्री करती है और इस आपके साथ वो थोड़ा सा बेहतरी वाला मामला करती है तो वो आपको कर देती है, ठीक है। वो सही। क्रेडिट और ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज अलाउ नहीं करती, वो आपको अपना सेमेस्टर फ्रीज करके वो एज इट इज आपको अपना सेमेस्टर लगाना होता है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब बात है करंट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, आप करंटली किस इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं? तो आपने यहाँ पे सबसे पहले तो अपना इंस्टीट्यूशन देखना है, आप लिस्ट में से देख सकते हैं। अगेन अगर आपको अपना नहीं मिल रहा तो आप सिंपली इसमें पाकिस्तानी कॉलेज चूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इंस्टीट्यूशन नेम अदर देन, अगर आपको यहाँ नहीं मिल रहा पाकिस्तानी कॉलेज की है तो यहाँ आप अपना कॉलेज का नेम मेंशन कर सकते हैं। देन फैकल्टी एंड डिपार्टमेंट आप अपना मेंशन कर सकते हैं। करंट डिग्री आपकी कौन सी है, वो बैचलर है, एमबीए है, जो भी है, मास्टर लेवल के ऊपर हैं आप, ठीक है। तो मेरा बैचलर 5 ईयर है तो मैं बैचलर 5 ईयर यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। फिर एकेडमिक डिग्री, सीजीपीए आपका क्या चल रहा है, आउट ऑफ कितने होता है, ठीक है, 4 में से, 5 में से, कुछ कंट्रीज में 5 में से होता है तो आप बता दें, लेकिन पाकिस्तान में 4 में से होता है तो हम यहाँ 4 ही मेंशन करेंगे। यूनिवर्सिटी का एड्रेस जो है वो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मिल जाएगा, आप कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे पुट कर दें, देन सिटी पुट करें। पोस्टल कोड भी आपको गूगल से मिल जाएगा,
कंट्री यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है। लिस्ट हमारे पास है तो ओबियसली पाकिस्तान। अगेन फोन नंबर यूनिवर्सिटीज के आप उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, फैक्स नंबर भी अवेलेबल हैं। अगर नहीं है तो इट्स ओके, सिंपली आप यहाँ पे एन पुट कर दें अगर आपको नहीं मिल रहा। ये कोई इतना मैंडेटरी नहीं है। लास्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, क्योंकि हमने यूनिवर्सिटी से पहले हम लोग कॉलेज में गए होते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे अपने कॉलेज वाले मेंशन करने होते हैं। लाइक यहाँ अगर मेरे कॉलेज का नाम नहीं मिल रहा तो सिंपली मैं पाकिस्तानी कॉलेज कर दूंगा। फिर यहाँ मैं अपने कॉलेज का नाम मेंशन कर देता हूँ, फैकल्टी एंड डिपार्टमेंट यहाँ मेंशन कर देता हूँ। डिग्री हम मेंशन इंटरमीडिएट करेंगे, या अगर आपने ए लेवल किया होगा तो आप यहाँ पे अपना ए लेवल मेंशन करेंगे। अगेन आपने यहाँ अपनी परसेंटेज, एड्रेस, सिटी जैसे कि हमने ऊपर किया, पोस्टल कोड, कंट्री एंड देन फैक्स नंबर है, ठीक है। अच्छा जी, प्रेजेंट कोर्स ईयर, आप प्रेजेंटली किस ईयर में हैं तो आप अपने बता सकते हैं कि आप सेकेंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में, फोर्थ और या फिफ्थ ईयर में। सेमेस्टर कौन सा आपका चल रहा है तो आप यहाँ पे सेमेस्टर भी मेंशन कर सकते हैं अपना, ठीक है। और एक्सपेक्टेड डेट जो है ना वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा, क्योंकि हमने ऊपर पहले एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ग्रेजुएशन ऊपर डाली हुई है, तो यहाँ आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। करंट स्पेशलाइजेशन मेजर इन होम कंट्री, आप करंटली क्या किस में है तो यहाँ मैं अगेन उसी में था, क्योंकि मैं फिजिकल थेरेपी से हूँ तो अगेन मैं हेल्थ में जाके अपना फिजिकल थेरेपी जो करंटली मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे वो मैं मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। अगेन हम लोग इसको सेव पे क्लिक करेंगे ताकि मेरी इंफॉर्मेशन मिस ना हो कोई, और मुझे अगेन टाइम ना अपना ज़ाया करना पड़े, ठीक है। मेरी इंफॉर्मेशन अब सेव हो गई है, मैं अब नेक्स्ट प्रोसीड कर सकता हूँ। नेक्स्ट पे जाने से हमारे पास अब जो वो एडिशनल इंफॉर्मेशन का सेक्शन आ गया है। तो इसमें होता है कि हैव यू प्रीवियसली ट्रैवल टू यूएस, अगर तो आप गए हुए हैं, आपको कोई वीज़ा लगा हुआ है तो सिंपली आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे और देन आपको ये सारी इंफॉर्मेशन पुट करनी पड़ेगी। और अगर नहीं तो सिंपली आप नो पे क्लिक कर दें, ये आपसे रिलेटेड ही नहीं है। नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़, इसमें ये होता है कि आपने अपनी एजुकेशन के अलावा लाइक यूनिवर्सिटी में जब आप आते हैं तो आपको काफ़ी सारी सोसाइटीज़ ज्वाइन करने को और आपको नज़र आते हैं वो एक्टिविटी, काफ़ी एक्टिविटीज़ में, हेल्दी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो आपने उनके साथ कोई वॉलंटियर एक्सपीरियंस किया हो, कोई चैरिटी का काम किया हो, कोई इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती है, कहीं आप मैनेजमेंट का पार्ट रहे हों, ठीक है, आपने किसी तरह भी उनकी हेल्प आउट किया हो एज अ वॉलंटियर, ठीक है, तो आप यहाँ पे अपनी सर्विसेज मेंशन कर सकते हैं। इसमें अब हमने ऐड कैसे करना है, नॉन एकेडमिक एक्टिविटी पे हमने क्लिक करना है। तो मेरे पास यहाँ लोकल इंस्टीट्यूशन और कांटेक्ट, आप किस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट रहे हैं, आपने यहाँ पे उनका नेम, लोकेशन और उनका कांटेक्ट नंबर लिखना होता है। और यहाँ एक्टिविटी की टाइप क्या थी, लाइक वॉलंटियर एक्टिविटी थी, या कोई चैरिटी इवेंट था, या कोई एजुकेशनल इवेंट था, तो आपने यहाँ पे वो मेंशन करना है। और यहाँ हमने डेट मेंशन करनी होती है कि ये किस डेट से किस डेट तक मैं इसका पार्ट रहा, ठीक है। सही। और देन तो आप फाइनली मुझे ये बताएं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर मेंशन करनी है कि हम उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच रहे, उसका हिस्सा रहे, उनके साथ मिलकर हमने हम्म एक्टिविटीज की, ये हम्म ऑर्गेनाइजेशन होना जरूरी है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है? कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो रजिस्टर हो, ना रजिस्टर हो, इंटरनेशनल हो, लोकल हो, डजेंट मैटर। जस्ट आपने इस चीज को मेंशन करना है कि मैं इस सोसाइटी, इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आप वो आपको पता लग सके कि वाकई मतलब कि रीजनल ही है, ऐसे ही फिलअप नहीं किया होगा, ठीक ठीक है। है। तो अगेन आपने यहाँ सेव के क्लिक कर देना है, क्योंकि यहाँ मैंने अब कोई चीज़ पुट नहीं की हुई, ठीक है। तो हम इसको सेव, ठीक है, वो मुझे कह रहा है कि अपनी चीजें सारी पुट करें, तो आप यहाँ सारी चीजें पुट करेंगे और देन आप सेव कर देंगे, ठीक है। यहाँ आप 10 एक्टिविटीज अपनी ऐड कर सकते हैं, अप टू 10 एक्टिविटीज, जरूरी नहीं कि 10 ही करें, लेकिन अप टू 10, मैक्सिमम आप 10 ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, हैव यू बीन अरेस्टेड, अगर आप पुलिस में कभी आपकी कोई ऐसी एक्टिविटी की वजह से आप अरेस्ट हुए हैं तो आप यहाँ यस क्लिक करते हैं, और यस क्लिक करेंगे तो आप यहाँ मेंशन कर देंगे रीजन। अगर नो है तो सिंपली नो ही करें, ठीक है। ठीक है। तो और आप नेगेटिव पॉइंट पे जाएंगे। हाँ जी।
ये रेस्ट होने के आपको प्लस पॉइंट्स मिलेंगे कि नेगेटिव पॉइंट्स मिलेंगे? डेफिनेटली आप यूएस ट्रैवल कर रहे हैं तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो आएगा कि आप क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहे हैं, तो ये एक आपके लिए नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। लेकिन ऑनेस्ट होना एक पॉजिटिव पॉइंट है, तो आप बी ऑनेस्ट, ठीक है। ठीक है। नहीं, हैव यू एवर बीन वेरिफिकेशन पहले करेंगे, और अगर उसमें ऑब्वियसली वो पता चल जाता है कि आपके ऊपर कोई किसी किस्म का केस फाइल हुआ है या फिर आप कभी बाज रहे हैं, तो वो मेंशन हो जाता है उसमें, तो इसलिए बंदा एग्जैक्टली, मेंशन करते हैं। हाँ जी एग्जैक्टली। अच्छा, अगर आप यूनिवर्सिटी से एक्सपेल्ड हुए हैं किसी भी रीज़न की वजह से, तो आप यहाँ मेंशन कर दें, ठीक है। और अगर नहीं है तो सिंपली आप नो पे क्लिक कर दें, ठीक है, और देन सेव करें। सेव लाजमी करना है। उसकी रीज़न ये है कि आपको बार बार सर खपाई नहीं करनी पड़ेगी। आप एक दफ़ा टाइम अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अगेन एंड अगेन आपको सेव, जस्ट सेव पे क्लिक कर दे ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो, देन नेक्स्ट पे प्रोसीड कर जाए। अच्छा, अब जो एक मेजर पार्ट समझा जाता है आपकी एप्लीकेशन का, वो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ठीक है। उसको पर्सनल स्टेटमेंट भी बोला जाता है, ठीक है। और ये कह लें कि ये एप्लीकेशन की एक ना बैकबोन है, ठीक है। और जो आपकी फर्स्ट शॉर्ट लिस्टिंग होनी है वो आपकी इसी बेस के ऊपर होनी होती है, ठीक है। और ये शो करता है कि आप क्या चीज़ क्या है, ठीक है। क्योंकि आप तो वहां पे नहीं होंगे जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, ठीक है। तो आपकी जो ये पर्सनल स्टेटमेंट है ना, वो आपका रिप्रेजेंटेटिव होगा। अब आपने इसको कितना अच्छा बनाना है और किस तरह लिखना है, उसके लिए उन्होंने कुछ ना गाइडलाइन दी हुई है। अगर हम ठीक है। स्क्रीन पे देखें तो उसमें उन्होंने 4 क्वेश्चन मेंशन किए हुए हैं: योर इंटरेस्ट एंड पर्सनैलिटी, योर एकेडमिक ऑब्जेक्टिव्स, योर गोल रिलेटेड टू योर फील्ड ऑफ स्टडी एंड पर्सनल डेवलपमेंट, the reason why you wish to pursue them in USA, and how relate to your interest and future objective, ठीक है। ये इसके पास, हमारे पास इसकी लिमिट है 200 से 250 वर्ड्स, ठीक है। आप इतने वर्ड्स मैक्सिमम ऐड कर सकते हैं, इवन कि यू कांट पुट द सिंगल वर्ड मोर देन 150, ठीक है। आपकी एप्लीकेशन सबमिट ही नहीं होगी अगर ये 150 भी हुए, इस 251 भी हुए, तो ये एग्जैक्टली 250 होने चाहिए या इससे कम होने चाहिए। और उन्होंने बताया हुआ है कि आप 200 से 250 वर्ड्स के दरमियान दरमियान अपना एसओपी मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं आपको कहूँ कि मैं को जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ इस 100% ऑथेंटिक, लेकिन एज अलमनस मेरा कुछ एक्सपीरियंस है, मेरे दूसरे फेलोज के साथ हमारी डिस्कशंस से जो एक मैंने एक कंक्लूजन निकाली है, उस बेस के ऊपर मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो आपकी एसओपी को बेहतर बना सकते हैं। आई एम नॉट अगेन सेइंग कि मैं कोई परफेक्ट नहीं हूँ, ना मैं ये कहूँगा कि आप मेरे ये ऐसे बताने से आप 100% सिलेक्शन हो जाएगी, सर ऑल अप टू योर लक, ठीक है। लेकिन मैं एक आपकी वैल्यू, इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं, इसमें वैल्यूज कैसे ऐड कर सकते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको एक एज ए अलमनस मुझे पता है कि ये चीज़ें वहाँ होनी चाहिए, ठीक है। तो वो मैं आज आपके साथ यहाँ पे भी शेयर करूंगा। तो श्योर आतिफ, मैं एक चीज यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो ऑब्वियसली आप अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बताएंगे, और आपका एक्सपीरियंस ही वैलिड है इस वजह से कि आपने उसको क्वालिफाई किया, और यकीन आपके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में बहुत से ऐसे पॉइंट्स होंगे जो उनको पसंद आए होंगे और आपकी पर्सनैलिटी पे सूट करते होंगे। मैं ऐड सिर्फ ये करना चाह रहा हूँ कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस सिर्फ इसी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए नहीं, बल्कि आपने कोई भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना हो तो उसमें एक बैकबोन की हैसियत रखता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसकी जान होती है आप किसी भी स्कॉलरशिप की। और हर यूनिवर्सिटी में आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो देना पड़ता है, और वहाँ पर जो सिलेक्शन होती है उसका क्राइटेरिया ही ये होता है कि उनके जो प्रोफेसर हैं वो आपके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को रिव्यू करते हैं, और उसके बाद वो ये डिसाइड करते हैं कि वेदर ये स्टूडेंट जो है वो इस काबिल है, ये इस लायक है कि हम उसको अफोर्ड करें और उसको हम इन्वेस्ट करें, इस पर उनको अपने पास बुलाएं और करें। तो यकीनन आपका जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है और आप किस पे वर्किंग है वो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, आप जरूर उसको शेयर करें हमारे साथ। बिल्कुल, बिल्कुल इमरान भाई, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। पाकिस्तान के अलावा
जहाँ भी आप चाहे अंडर ग्रेड के लिए जा रहे हैं, चाहे पोस्ट ग्रेड के लिए जा रहे हैं, पीएचडी के लिए जा रहे हैं, मास्टर के लिए जा रहे हैं, एसओपी इज मैंडेटरी। ठीक है। दो चीजें जो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं वो है कि आपका एसओपी, और दूसरा होता है अगर आप मास्टर या पीएचडी के लिए जाते हैं तो वहाँ आपके रिकमेंडेशन लेटर्स। ठीक है ना। अगेन एसओपी जहां भी आपने जाना है ना, एसओपी बहुत जरूरी है। और अगर आपका यहाँ नहीं भी सिलेक्शन होती तो ये फॉर्म आपको एक ना लाइफ टाइम लर्निंग एक्सपीरियंस दे देगा, क्योंकि मोस्टली इंटरनेशनल जो स्कॉलरशिप्स या एडमिशंस का जो प्रोसेस होता है ना वो सेम एज इट इज होता है। ठीक है, उसमें यही चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है। ठीक है। अगर आपका नहीं भी होता तो एटलीस्ट आपको एक लर्निंग एक्सपीरियंस मिल जाता है। ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपने एसओपी की तरफ। ठीक है। तो हम कुछ चीजें यहाँ पे जो कॉमन मिस्टेक्स हैं वो भी मैं बता देता हूँ। कॉमन जो पॉइंट जो हमने कंसीडर ही नहीं करते, ठीक है, वो भी बता देता हूँ कि उनको कंसीडर करना चाहिए। ठीक है। सबसे पहले जो हम एक गलती करते हैं ना वो अपने एसओपी के अंदर हम अपने नेम के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। उनको आपका नेम नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपकी एप्लीकेशन के अंदर आपका नाम है। ठीक है। तो हम वो वाले वर्ड्स, क्योंकि नंबर ऑफ वर्ड्स वहां पे बड़े लिमिटेड है, हम उन वर्ड्स को जाया नहीं करेंगे। ठीक है। आप सिंपली अपने एक पॉजिटिव स्टार्ट लें। ठीक है ना। आप कुछ होते हैं कुछ लोगों की, मैंने एसओपीज रिव्यू, क्योंकि मुझे तकरीबन दूसरा साल चल रहा है कि मैं लोगों की एसओपीज रिव्यू करता हूं, तो उसमें कुछ लोगों ने ना ये मेंशन किया होता है कि लाइक हम अंडर डेवलप कंट्रीज से ताल्लुक रखते हैं, तो वो पाकिस्तान को जरा डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। प्लीज ये कभी भी ना कीजिएगा। ठीक है। हाँ, आपके अंदर एक एटीट्यूड होना चाहिए कि कोई बात नहीं, हम एक अंडर डेवलपमेंट कंट्री से बिलोंग करते हैं लेकिन हमारे में पोटेंशियल है, हम अच्छा सीख के वहां से आके अपनी कम्युनिटी को सर्व करना चाहते हैं। ठीक है ना। आप एक एटीट्यूड, आपकी एप्लीकेशन ये बता रही हो, ठीक है, कि उसका अल्फाज इस तरह के हों कि हम अपनी कंट्री को डिग्रेड नहीं कर रहे, लेकिन हम क्योंकि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, डेवलप हो रहे हैं, ऑन द वे टू प्रोग्रेस हैं। ठीक है। तो हम लोग ज्यादा अच्छा एडवांस लर्न करना चाहते हैं ताकि हम अपने कंट्री को सर्व कर सकते हैं, अपनी कम्युनिटी को सर्व कर सकें। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। हमारा एसओपी स्टार्ट कैसे होता है, तो जैसे कि उन्होंने 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं और मैं कहता हूं कि हम इनको 4 पैराग्राफ में डिवाइड कर लेते हैं अपने एसओपी को। ठीक है। हम अपना स्टार्ट लेंगे इंटरेस्ट एंड पर्सनैलिटी से। ठीक है। ऑलवेज स्टार्ट विद कैची वर्ड्स, क्योंकि जो बंदा आपको पढ़ रहा है ना उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो माइनर इंटरेस्ट के साथ आपका एसओपी पढ़ेगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने वर्क स्टार्ट कैसे लगते हैं, ताकि उसको मजबूर करें कि आपका वो एसओपी आगे उसको प्रोसीड करे और वो उसको पूरा पढ़े। एक इंटरेस्ट है। ठीक है। क्योंकि आप वहां पे नहीं हैं, आपका जो एसओपी वो आपका रिप्रेजेंटेटिव है। तो आपको इस तरह से स्टार्ट करें कि स्टार्ट में ही तो लाइक कोई कैची वर्ड्स यूज करें, एक पॉजिटिव एटीट्यूड यूज करें, ताकि अगला बंदा मजबूर हो जाए इसको आगे पढ़ने पे। ठीक है। और जनरलाइज नहीं रहना, किसी भी तरह जनरलाइज, कोई जेनेरिक चीजें नहीं यूज करनी, लाइक आई एम वेरी हार्ड वर्किंग। इसका कोई मकसद नहीं है, जस्ट वेस्ट ऑफ वर्ड्स। ठीक है ना। आप अपने एटीट्यूड से शो करें, आपने जो काम किए हुए हैं उनसे ये पता लगना चाहिए कि आप हार्ड वर्किंग हैं। लाइक अगर आप एक स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, तो आप बताएं कि मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट भी हूँ। हाँ, आप शाम को कहीं पे जॉब कर रहे हैं सर्वाइवल के लिए, ताकि आपकी आप जो पोटेंशियल है आप जो एकेडमिक के साथ साथ आप अपने फाइनेंशियल मैटर्स को भी खुद ही, ठीक है, मैनेज कर रहे हैं। ये देखिए, ये एक शो कर रहा है कि ये आप हार्ड वर्किंग हैं। इंस्टेड ऑफ मैं इतना लिखूं कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, मैं ये लिखता हूँ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। ठीक है। और मैं शाम के वक्त काम भी करता हूँ ताकि मैं फाइनेंशियली बर्डन न डालूं अपने पेरेंट के ऊपर, मैं अपने पाँव पे खड़ा होना चाहता हूँ। ठीक है ना। ये आप देखें, दो एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है। और अब ये शो कर, यहाँ मुझे ये बताने की जरूरत नहीं पड़ रही कि मैं आई एम हार्ड वर्किंग। ठीक है। तो ये आपके वर्ड्स, आपकी जो आप बताना चाह रहे हो वो ये शो कर रहा है कि यू आर हार्ड वर्किंग। ठीक है। और एक्चुअली आपने बताना है कि आप
यूनिक किस तरह है, दूसरों से आप अलग कैसे हैं, ठीक है ना। हार्ड वर्किंग तो 5-7 लोग अगर मजदूर है तो वो भी हार्ड वर्किंग है, ठीक है ना। एक्चुअली डिफरेंट डिफरेंट कैसे हैं, यूनिक कैसे हैं आप दूसरों से। अच्छा, अब पर्सनैलिटी, आप पर्सनैलिटी वाइज कैसे हैं, ठीक है। आपके इंटरेस्ट क्या हैं, इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ योर फील्ड ऑफ स्टडी और अदर देन, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके इंटरेस्ट आपकी फील्ड से ही रिलेटेड हो सकते हैं। हाँ, आपका जो पर्सनैलिटी है वो ऑल आपकी प्रोफेशनल भी हो सकती है और आपकी पर्सनल भी हो सकती है। ये दोनों चीज़ें आप दोनों इसको साथ साथ लेके चल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और आपने इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स और सिग्निफिकेंट फैक्टर्स डालने हैं जो अगले बंदे को अट्रैक्ट करें। अगेन मैं एक वर्ड ऐड करूँ, जेनेरिक नहीं रहना किसी भी जगह पे, क्योंकि लिमिटेड वर्ड्स हैं। जैसे ही आप जेनेरिक जाएंगे वो जस्ट वे नंबर ऑफ वर्ड्स पूरे हो रहे होंगे, वो आपको नहीं डिस्क्राइब कर रहे होंगे, ठीक है। कुछ ऐसे सिग्निफिकेंट फैक्टर्स, कुछ अपनी ट्रेड्स, अपनी लीडरशिप क्वालिटीज आप वहां पे मेंशन करें, ठीक है, जो ये शो करें आपकी पर्सनैलिटी को, आपके इंटरेस्ट को, ठीक है। फिर अगेन मैं एक बार रिपीट करूंगा कि आपने वो वाले वर्ड्स चूज करने हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करें, ना कि आपको बताना पड़े कि जैसे पीछे मैंने एग्जांपल दी हार्ड वर्किंग होने की, तो आपने वो अपनी चीजें बतानी है वहां पे कि आप हार्ड वर्किंग हैं, ठीक है। इंस्टेड आप लिखें कि मैं ऐसा हूँ, आई लव बर्ड्स, ठीक है। तो इस ये तो आपने लिख दिया सिंपली आई लव बर्ड, लेकिन आप उनको लव को शो कैसे करते हैं, आपके अंदर क्या खसूसियात हैं जो वहां पे वो इस चीज को रिप्रेजेंट करें कि आप वाकई ही बर्ड्स के साथ लव करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद है कि आपके इन चारों चारों जो पैराग्राफ हैं इनके अंदर एक फ्लो होना चाहिए, एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है। कि आपका ओवरऑल जो एसओपी है वो एक स्टोरी हो, ठीक है ना। ये ना हो कि अब पहला पैराग्राफ कहीं और लेके जा रहा है, दूसरा एकेडमिक ऑब्जेक्टिव में आ जाए। तो एकेडमिकली आप कैसे हैं, एकेडमिक्स को लेके आपकी क्या फ्यूचर गोल्स हैं, आप क्या समझते हैं कि जो आपने फील्ड चूज की है वो आपको किस तरफ ले जाएगी, ठीक है। और इसको सीखने से आप कम्युनिटी में सर्व कैसे करेंगे, ये चीजें एक्चुअली एकेडमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। अब ये नहीं कि मैंने ग्रेजुएशन करके मैंने जॉब करनी है, इट्स नॉट योर एकेडमिक ऑब्जेक्टिव। ऑब्वियसली हम लोगों ने जॉब करनी होती है, लेकिन ये हमारा एकेडमिक ऑब्जेक्टिव नहीं है। लर्निंग करने के बाद आप सोसाइटी को कैसे बैक करेंगे, कैसे सर्व करेंगे, एक्चुअली ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आप ये आपने ये चूज क्यों किया था, आप क्या मकसद था, ठीक है। ये आपके एकेडमिक ऑब्जेक्टिव्स में चीज आ जाती है, ठीक है। अगर आप जैसे कि आप इंजीनियरिंग से हैं तो आप देखें, हम पाकिस्तान के अंदर कुछ ईयर्स बैक जाएं तो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा मसला था। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हैं तो आप इस चीज़ को परसू कर सकते हैं, क्योंकि आप ऐसे रिसोर्सेज दरियाफ्त कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हैं जिनसे हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी वो जो कि प्रोडक्शन है उसको बेहतर बना सकते हैं, या ऐसी डिवाइसेस के ऊपर काम कर सकते हैं जो एफिशिएंट हो, लाइक कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करके आउटपुट ज्यादा शो करें। ये एक जैसे एक एग्जांपल है, ठीक है। देन हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं, योर गोल रिलेटेड टू योर फील्ड ऑफ स्टडी एंड द पर्सनल डेवलपमेंट। हाँ, अब यहाँ पे बात आती है कि जो मैंने चूज कर लिया, ठीक है, वो मेरी पर्सनैलिटी, अब मेरा वो प्रोफेशनल गोल बन चुका हुआ है, उसका लिंक क्या है आपकी फील्ड के स्टडी, उसको लेके आपकी क्या थॉट्स हैं कि आप 5 साल के बाद, 4 साल के बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं, ठीक है। वो आपको कहाँ लेके जा रहा है, क्या कि जस्ट वो आप जस्ट पास तो नहीं कर रहे, क्या वो आपको कोई लर्निंग दे रहा है, और लर्निंग दे रहा है तो किन टर्म्स में आपको लर्निंग दे रहा है, ठीक है। इससे अगेन, अब अगर मेरी आप पिछले 3 पॉइंट्स को रिलेट करें तो ओवरऑल जो अभी तक हमारा जो एक वो निचोड़ निकल रहा है वो ये है कि हमने लर्निंग भी करनी है और देन अपनी कम्युनिटी को सर्व भी करना है, ठीक है। अब वो चीजों के दरमियान भी एक कनेक्टिविटी शो हो रही है, ठीक है। अब फ्लो भी बन रहा है, ठीक है। लास्ट जो होता है वो होता है कि क्वेश्चन के आप यूएस में क्यों परसू करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आती है कि वो लोग बहुत एडवांस हैं। एक चीज तो ये श्योर है कि वो हमसे बहुत ज्यादा डेवलप्ड हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा चीजें एडवांस हैं, ठीक है। तो ये तो एक कॉमन सा एक है कि हम सबको पता है, ठीक है।
हाँ, अब यहाँ पे वैल्यू ऐड कैसे करनी है, अब देखिए सर, ये वर्ड्स का आगे पीछे करना ही है और कुछ भी नहीं है। हाँ, यहाँ आप एक इस चीज को बेहतर ऐसे बना सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू रिसर्च, मैंने अपने फील्ड में रिसर्च की, ठीक है, कि उस यूएस में ये चीज बहुत एडवांस है और वो एडवांस होने में ये कर रहे हैं, ठीक है। और हम इस चीज में लैग कर रहे हैं क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, ठीक है। अगेन यहाँ मैं मेंशन करूंगा कि हम अपने कंट्री को डिग्रेड नहीं कर रहे, हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि वी आर इन लर्निंग फेज, ठीक है। हम ग्रो कर रहे हैं लेकिन हम थोड़ा सा उन एडवांस कंट्री से थोड़ा सा पीछे हैं, ठीक है। तो हम भी उसी सफ में अपने कंट्री को खड़ा करना चाहते हैं जहाँ एडवांस कंट्रीज हैं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं। तो हम इस चीज को लर्न करना चाह रहे हैं। तो हम लोगों ने रिसर्च की कि अच्छा, ये मेरी फील्ड थी, उसमें ये एडवांसमेंट वहां पे चल रही है, मैं भी ये लर्न करना चाहता हूँ, देन इम्प्लीमेंट टू आवर सोसाइटी, ठीक है। वहां से मैं लर्निंग करूंगा, सीख के आऊंगा और अपने कंट्री को सर्व करूंगा। ये एक बेसिकली आखिरी क्वेश्चन का जो उनका पर्पस होता है वो पूछने का, और ये क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में भी आपसे ये पूछा जाता है, ठीक है। और यहाँ मैं ये कहूँगा कि आप जब लिख रहे होते हो ना, तो आप ये दो चीजें जो नहीं करनी, वो एक ना, जेंडर कार्ड प्ले नहीं करना। जेंडर जेंडर कार्ड क्या, कि यहाँ पे एक जो किया जाता है कि लाइक मैं एक फीमेल, जो मोस्टली होता है कि लाइक मैं फीमेल हूँ तो मुझे मेल्स के इक्वल राइट्स नहीं हैं, या मुझे एजुकेशन का उस तरह चांसेस नहीं मिलते। हालांकि कुछ हैं ऐसे अंडर डेवलपमेंट एरियाज पाकिस्तान के जो, जहाँ पे ये है, ठीक है, वहाँ फीमेल को एजुकेशन की तरफ नहीं आगे परसू करने दिया जाता, ठीक है, उनके लिए मुश्किलात हैं। तो ये चीज बड़ी कॉमन है, आप ये ना यूज करें, क्योंकि ये नेगेटिव चीज है, ठीक है। आप इसके अंदर एसओपी के अंदर एक नेगेटिव चीज ना ही मेंशन करें तो बेहतर है, आप पॉजिटिव को यूज करें। हाँ, आप कह सकते हैं कि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर फीमेल एजुकेशन, लेकिन स्टिल मैं क्या करें, मैंने इस चीज को इस तरह ओवरकम किया, ना कि कहें कि मैं फीमेल हूँ, मुझे एजुकेशन की वहां पे मुझे अपॉर्चुनिटीज नहीं है, मतलब अपना रोना ना रोएं, कि आप इसको एक पॉजिटिव वे में प्रेजेंट करें, ठीक है। और इसी तरह एरियाज का, अगर आप एजुकेशन आपने लेनी है ना, आप कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लोगे पढ़ने के लिए, ठीक है ना। स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है, अगर आप एलिजिबल हो, कंपिटेंट हो, तो आपको इवन के पाकिस्तान में अगर सबसे अच्छा इंस्टीट्यूशन अगर देखा जाए तो वो लम्स है, तो लम्स आपको उनका एक प्रोग्राम जैसे एनओपी के नेम से वो आपको फुली फंडेड है, ठीक है। तो अगर आप कंपिटेंट हो, आपके अंदर पोटेंशियल है, तो आप ये सारी चीजें भी अचीव कर सकते हैं, ठीक है। इवन आपके पास फाइनेंशियल इतने स्ट्रांग नहीं है, देन आप फिर भी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन में वो आपको स्कॉलरशिप ऑफर्स करते हैं, तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अंडर प्रिविलेज एरियाज वाला कार्ड नहीं खेलना, जेंडर वाला कार्ड नहीं खेलना, बजाय इसको हम पॉजिटिव वे में यूज करते हुए इसको बेहतर तरीके से, पॉजिटिव तरीके से पेश करें, इंस्टेड ऑफ के हम इन कार्ड्स को खेलते हुए एक नेगेटिव फैक्टर अपने एसओपी के अंदर ऐड करते हैं, ठीक है। बी स्पेसिफिक, अपनी फील्ड से स्पेसिफिक रहें, जो बात कहें स्पेसिफिक कहें, जनरलाइज ना कहें। जनरलाइज जैसे ही कहेंगे वो जस्ट वेस्ट ऑफ वर्ड्स होगा और कुछ भी नहीं होगा। रेलिवेंट रहें टुवर्ड्स योर पॉइंट्स, हर जो पॉइंट है उसको एक पैराग्राफ दे लें, ठीक है। शुरू में जब आप स्टार्ट करते हैं तो आप 250 वर्ड्स आप जहन में ना रखें, ठीक है। आप 300 तक वर्ड्स लिखें, ताकि बाद में आप थोड़ा जो आपको रेलिवेंट ना लग रहे हो तो आप निकाल लें, तो आपके वर्ड्स कम ना हो जाए, ठीक है। और अपने एसओपी को इंटरेस्टिंग बनाएं, ठीक है। अच्छे, कोई ज्यादा नहीं कि हाई फाई वोकैब ऐड करने की जरूरत नहीं है, सिंपल इंग्लिश में लिखें जो हर बंदा उसको समझ सके, पढ़ सके, ठीक है। ये कुछ लोग इस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं कि वो पता नहीं अच्छी वोकैब लिखेंगे तो उसका ज्यादा इम्पैक्ट होगा। बिलीव मी, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, जस्ट आपका जो मकसद है, जो आपकी बात है, वो उन तक पहुंचनी चाहिए, ठीक है ना। उसमें वोकैब का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। यहाँ तक हमारा एसओपी से जो मेरे पास नॉलेज था, जितना मेरा एक्सपीरियंस था, उसकी बेस के ऊपर मैंने काफी सारे पॉइंट्स क्लियर करने की कोशिश की है। स्टिल मनान भाई, आपके जहन में अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप काइंडली मुझे बताइए। आपने बहुत अच्छा गाइड किया और बहुत अच्छी बातें की। मैं सिर्फ इस बारे में एक ही बात करना चाहूँगा, जो आपने बीच में कहा कि अपनी कंट्री को डिग्रेड नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली हमारे हम्म यहाँ पर बहुत मसाइल हैं एजुकेशन सिस्टम को लेके।
या जेंडर को लेके और आगे डेवलपमेंट को लेके, एडवांसमेंट को लेके, उसमें ये चीज मेंशन करनी चाहिए कि हम उसको चेंज करना चाहते हैं, हमारे पास जो फ्लॉज हैं हम उनको फिल करना चाहते हैं, और इसलिए हम आपकी कंट्री से या आपके एडवांसमेंट से और आपकी डेवलपमेंट से एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं, एडवेंचर होगा, हमारा एक्सपीरियंस होगा, हमें बड़े सेटअप पे काम करने का मौका मिलेगा, तो हम चाहते हैं कि हम वो सेटअप डेवलपमेंट प्रोग्रेस जो है वो अपनी कंट्री में भी लॉन्च करें, तो आगे अपनी कंट्री को सर्व करें इन चीज़ों में। तो आई थिंक वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती है अल्टीमेटली। एग्जैक्टली। जी हाँ, एक वो शेर मेरे ज़हन में आ रहा है कि अंदाज़े बयां ही बदल देता है बात को, वरना दुनिया में कोई बात नहीं। आपकी बात करने का अंदाज जो है वो सिनेरियो को चेंज कर देता है, वरना अल्टीमेटली वो लोग जानते हैं कि हम जिनको स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे उनके मसाइल हैं, तो वो हम यहाँ पे फ्री स्पेसिफिक प्रोग्राम करवा रहे हैं। तो बहरहाल आपने बहुत अच्छा समराइज किया। अभी आगे चलते हैं मज़ीद इसको। अच्छा, नेक्स्ट हमारा सेक्शन जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन है, ठीक है। हम डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं तो सबसे पहले जो हमने यहाँ पे अपना जो है ना वो रिसेंट ट्रांसक्रिप्ट होता है। यहाँ सारे ना मुझे बहुत सारे क्वेश्चनिंग मिली है, ठीक है ना, रिलेटेड टू ट्रांसक्रिप्ट, क्योंकि मैंने प्रीवियस भी दो सेशन वो कंडक्ट किए हैं, तो उनमें भी मैंने जो कॉमन क्वेश्चनिंग जो हुई है वो मैं यहाँ क्लियर करता जाऊंगा। यहाँ अब आपने क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि कोई कहते हैं कि हमने क्या ऑफिशियल दिन लेना पड़ेगा, उसके लिए टाइम बहुत रिक्वायर्ड होता है। ऑब्वियसली जब आप ऑफिशियल की तरफ जाते हैं तो वो आपको मंथ्स रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी का एक प्रोसेस होता है, वो आपने सारी वो पूरा करना होता है, तो उसके लिए नहीं जाए। मोस्टली यूनिवर्सिटीज के पास ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, ठीक है, आप ऑनलाइन पोर्टल से प्रिंट करवाएं और अपनी यूनिवर्सिटी के एडमिन से उसको वेरीफाई करवा लें, ठीक है। आजकल कोविड की वजह से अगर आपका वो नहीं भी बैठ रहा है एडमिन स्टाफ, तो इट्स ओके, वो इलेक्ट्रॉनिक जनरेटेड है, वो भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है, आप अगर वेरीफाई नहीं भी करवाते। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास अलग अलग हर सेमेस्टर के अलग अलग हमारे पास रिजल्ट कार्ड है, हम उसको क्या करें। आप सिंपली उनको करें, स्कैन करें, फोन के अंदर एक ऐप है स्कैम स्कैनर के नेम से, आप वो कर लें फोन के अंदर, और आप सिंपल वो पिक्चर की तरह पिक्चर बनाएगा और उसको स्कैन फॉर्म उसकी दे देगा, ठीक है। उसको आप सबको ऐड करें, एक फाइल बनाएं और उसको अपलोड करें। लेकिन यहाँ एक ख्याल रखा जाए कि यहाँ उसका ना साइज काफी मैटर कर रहा होता है, तो अगर तो उसका साइज ज्यादा है तो सिंपली जाके आप गूगल पे ना साइज रिड्यूस कर लें उसका साइज, ठीक है, तो आपकी फाइल का साइज रिड्यूस होगा, देन आप अपलोड करते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा हो गया जो हम कुछ लोग कहते हैं कि हमारा प्रीवियस जो हमारा लास्ट सेमेस्टर है उसका भी रिजल्ट नहीं आया, कोई मसला नहीं है, जहां तक आपके पास रिजल्ट अवेलेबल है आप वो वाला ऐड कर दें। लाइक आपका लास्ट सेमेस्टर का नहीं है लेकिन उससे लास्ट का है, तो उसके लास्ट तक का फर्स्ट से लेके उस तक का जो आपके पास रिजल्ट अवेलेबल है वो आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है इंटरमीडिएट या ए लेवल का, जो आपके पास अपना सर्टिफिकेट है, कोई डिग्री है, जैसे सनद भी है, सिंपली उसको स्कैन करें, उसको अपलोड कर दें, ठीक है। यहाँ अदर थर्ड जो है वो अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट, इसमें आपने जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट्स और जो भी आपके पास तो कोई एक्सपीरियंस लेटर्स हैं, एप्रिसिएशन लेटर्स हैं, एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स हैं, आपने वर्कशॉप अटेंड की है, कोई सेमिनार अटेंड किया है, कोई आपको कोई अवार्ड दिया गया है उसका सर्टिफिकेट है, तो वो आप सारे एक फाइल बनाएं उसकी और उस फाइल को यहाँ अटैच कर दें, ठीक है। अगेन साइज का ख्याल रखा जाए और इसको फॉर्मेट का वो पीडीएफ फॉर्म में करें और उसका साइज जो 1 MB तक होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, और इसको अपलोड कर दें, ठीक है। यहाँ हमारा अब एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो पूरा हो गया हुआ है, ठीक है। अब अगेन जो मैंने स्टार्ट में बात की थी, जब आपका एप्लीकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो यहाँ आपने एप्लीकेशन इंस्पेक्टर पे जाना है, वो आपकी पूरी एप्लीकेशन को इंस्पेक्ट करेगा। जो जो चीज़ें आपसे बाय मिस्टेक रह गई हैं या फिलअप नहीं हो सकी और आपसे रिलेटेड थी, वो आपको बता देगा कि आप ये एरियाज को अगेन जाके चेक करें और वेरीफाई करें कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन मिस तो नहीं कर दी। क्या हमारा एप्लीकेशन का प्रोसेस पूरा हो गया है मनन भाई? हम अब कोई जनरल क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं, कोई अगर कोई क्वेश्चन हो तो हम लोग वो कर लेते हैं। जी थैंक यू सो मच आतिफ, आपने बहुत टाइम निकाला और बड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन किया बच्चों को, जो भी देखने वाले इंसान हो उनको बहुत फायदा होगा इससे।
अभी क्वेश्चंस कुछ जो हमारी लास्ट वीडियो से जो यूट्यूब पर अपलोड की थे वहाँ पर लोगों ने पूछे थे, वो मैं आपके सामने रखता हूँ, उसको आप गाइड कर जी जी। लीजिएगा। सबसे पहले एक क्वेश्चन है जरगुल है कोई उनका, वो कहते हैं कि जी जो स्टूडेंट्स एक बार जा चुके हैं क्या वो दोबारा अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए? नहीं, जो एक बार स्टूडेंट जा चुका है, जो अलमनाई है, वो अगेन किसी भी, मतलब वो एक यूएस के 3-4 प्रोग्राम है इस एक्सचेंज, किसी भी यूएस के एक्सचेंज प्रोग्राम पे वो ऑलरेडी गया हुआ है, तो वो अगेन एलिजिबल नहीं है दोबारा जाने के लिए, क्योंकि इनका मकसद है डाइवर्सिटी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका मिले आगे आने का। बिल्कुल सही, अच्छी बात है। अच्छा, अगला हमजा सफदर है, वो कहते हैं कि जिनका सीजीपीए जो है वो 3.2 है 6 सेमेस्टर में, और पीछे किसी सेकंड सेमेस्टर में उनका कोई सब्जेक्ट मिसिंग है, कोई माइनर सब्जेक्ट है वो रहता है, तो क्या वो एलिजिबल है, या फिर आप यूँ समझ लें कि इसमें सीजीपीए मैटर करता है? समहाउ क्योंकि आप यूनिवर्सिटी में आए हैं, डेफिनेटली पढ़ने के लिए आए हैं, तो वहाँ आपका मकसद पढ़ना है, तो जो दूसरे बंदे को हम कैसे बता सकेंगे कि मेरे पास नॉलेज है या नहीं है, मतलब कि आपके जी पास कोई प्रूफ भी होना चाहिए। वो जीपीए, सी जीपीए जो हमारा एक प्रूफ होता है हमारी एकेडमिक साइड का, कि इस बंदे ने ऑफिशियली, हम उस चीज को एक्नॉलेज किया जाता है कि इस बंदे को ये चीजें आती हैं, इसने थॉरली सब्जेक्ट्स को पढ़ा है, ठीक है ना। सम हाउ इट्स मैटर, लेकिन इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। इवन के 2.5 वाले भी बंदे वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, 2 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन स्टिल मैं कह रहा हूँ कि एक एड ऑन है, जितना ज्यादा आपका एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा होगा वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, लेकिन प्लस अगर आप पॉइंट। थोड़े से वीक भी हैं तो इट्स नॉट बिग डील। ठीक है। और रही बात कोई सब्जेक्ट रह गया है, कोई बात नहीं है, वहाँ आप स्टिल आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो अक्सर लोगों ने किया है, वैसे मैं इकरा, कवल, उमैर, रिमशा, वो सब पूछ रहे हैं कि फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं इसमें या नहीं? जैसे कि मैंने सेशन के स्टार्ट में ये चीज़ मेंशन की थी कि फर्स्ट ईयर और लास्ट ईयर वाले लोग अप्लाई नहीं कर सकते, सेकंड थर्ड सेमेस्टर से लेके 6 सेमेस्टर तक अप्लाई कर सकते हैं जिनका BS 4 ईयर का प्रोग्राम है, और जिनका BS 5 ईयर का प्रोग्राम है वो 8 सेमेस्टर तक अप्लाई कर सकते हैं, थर्ड सेमेस्टर से लेके 8 सेमेस्टर तक। ठीक है। अच्छा, इसमें एक जरक खान है, वो पूछते हैं कि टोफल इज नेसेसिटी फॉर दिस प्रोग्राम और स्कॉलरशिप, या फिर आप लोग ये समझ लें कि इसके लिए अगर आइट्स किसी के पास है या फिर कोई भी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का सर्टिफिकेशन किसी के पास है या नहीं है, तो उसका क्या तरीका होता है? यहाँ एप्लीकेशन देते वक्त उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप एक दफ़ा सेलेक्ट हो जाते हैं तो USEFP एक अलग सेशन कंडक्ट करवाता है जिसमें आपको फ़ी भी नहीं देनी पड़ती। वो टोटली वो USEFP इस चीज़ की फ़ी, आपको टॉफल देना पड़ता है, वो अरेंज खुद करते हैं और उसकी फ़ी भी वो खुद ही पे करते हैं, आपको पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है। अच्छा, अरसलान कुछ खटक कुछ है नाम, क्या वो पूछते हैं कि जी माय एज विल बी 25 इयर्स एंड 5 मंथ्स, आई बी एलिजिबल, और एज का होता है उसमें? यहाँ एज लिमिट है 25 और यंगर, लेकिन स्टिल आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लक, डिपेंड करता है ना लक पे, अगर आपका जो प्रोफाइल है वो इतना स्ट्रांग हुआ, उनको मोटिवेट किया, तो वो डेफिनेटली आपको कॉल आ सकती है। सही है। अच्छा, एक चीज ये, इसकी जो कोई फॉर्म की फीस होती है किसी किस्म की, कहीं पे कोई फीस लगती है इसमें? नहीं, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऑनलाइन है, आप जस्ट आपके हाथ में है सारा कुछ, आपके फोन के अंदर है, सिंपली आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो, वेबसाइट पे जाएं और फॉर्म फिल कर दें, कोई इसकी फी नहीं है, इवन के एंड तक इसकी कोई फी नहीं है। आपको जो पे करना पड़ता है वो आपके पासपोर्ट के लिए है, ठीक है। इवन जब आप एक दफा उन शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, फाइनल सिलेक्शन हो जाती है आपकी, तो अगर आप उनके ऑफिस की तरफ ट्रैवल करते हैं तो आपको ट्रैवल का भी वो अलाउंस देते हैं, ठीक है। तो वहाँ वो कोई रिफ्रेशमेंट्स और आने जाने का एक्सपेंस वो सारा आपको देते हैं विद प्रोटोकॉल। ठीक है, मतलब पूरा प्रोटोकॉल दे रहे हैं वो आपको। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आपने इसमें जिक्र किया था कि डिसेबल्ड का भी उन्होंने एक पोर्शन बनाया है फॉर्म में कि डिसेबल्ड भी अप्लाई कर सकते हैं, वो मेंशन करें, तो हाँ जी, डिसेबल्ड कहाँ जाते हैं इस रेस्ट्रिक्शंस प्रोग्राम पे? हाँ जी, हाँ जी। इसमें इवन के मेरे बैचमेट भी थे 2 लोग, ठीक है, हैंडीकैप थे, लेकिन उनको ये एक उनके लिए प्लस पॉइंट है,
ठीक है। जो लोग डिसेबल हैं मैं उनको हाईली इंकरेज करूंगा इस चीज का कि वो अप्लाई लाजमी करें, ठीक है। वो उनके लिए प्लस पॉइंट है कि वो सही। इवन हैंडीकैप या मतलब कि उनको ऐसी डिफॉर्मिटी है जो उनको सोशली एक्टिविटीज करने में हिंड्रेंस आ रही, लेकिन स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग, ठीक है। तो उनके लिए एक प्लस पॉइंट है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात है कि मेरिट के बारे में बहुत से लोगों के खदशात होते हैं। जैसे हमारे यहाँ सिस्टम चलता है अक्सर जगहों पे सिफारिश का, रिश्वत का, गिरवाने का, इस तरह का जो बैड प्रैक्टिसेस हैं सोसाइटी में, तो किसी होता है कुछ ऐसा सिस्टम चलता है, क्या कोई ऐसी बात है या प्योरली मेरिट बेस्ड होता है? मनान बेस टोटली मेरिट बेस, इसमें कोई नहीं है। इवन कि उन्होंने इसमें अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी ये चीज मेंशन की हुई है कि अगर आपको किसी भी तरह से कोई रेफरेंस यूएससीएफपी में बन रहा है, ब्लड रिलेशन है, तो आप एलिजिबल ही नहीं है अप्लाई। यही चीज के बाइसनेस से बचाया जा सके, मैक्सिमम बाइसनेस से बचाया। इस टोटली मेरिट बेस, कोई सिफारिश नहीं है, कोई किसी किस्म का चक्कर नहीं है। अगर आप एलिजिबल हैं, आप में पोटेंशियल है, तो आप डेफिनेटली आगे जाओगे। ठीक है। अच्छा, इसमें बहुत से स्टूडेंट्स ने ये पूछा हुआ था कि क्या एमबीबीएस के स्टूडेंट्स या फिजिकल थेरेपी के या मेडिकल की किसी फील्ड के स्टूडेंट इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं? जी जी, ऑल डिसिप्लिन से जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं अंडर ग्रेड के, इवन के एमबीबीएस, बीडीएस, डीवीएम, डीपीटी, डी फार्म, और काफ़ी ज़्यादा। ये सारे मेरे बैचमेट थे, मेरे सारे दोस्त थे, कॉलेज थे जो यहाँ हम लोग गए हैं। तो मेडिकल से ऑलमोस्ट जो है ना, अगर आप लगा लें तो 50% जो आवाम होती है वो मेडिकल से जाती है। अच्छा, ठीक है। जो 2 ईयर प्रोग्राम है अंडर ग्रेजुएशन का, हाँ जी। उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इसमें? जी जी, जो टू टू ईयर्स वाले हैं वो अपने सेकंड सेमेस्टर में अप्लाई कर सकते हैं। कुछ जो है वो मास्टर एमएससी लोग हैं, एमएससी कर रहे हैं, तो अपनी एमएससी के सेकंड सेमेस्टर में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बीएससी और एमएससी वाले सेकंड सेमेस्टर में अप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। एक चीज जैसे में आती के अक्सर हमारी सोसाइटी में एक फीमेल्स के लिए हर्डल बाज वक्त होती है कि बाहर हम्म जाने से उनके फैमिली के कुछ रिजर्वेशन होती हैं और वो इस बारे में थोड़ा कॉन्शियस होते हैं सिक्योरिटी को हम्म लेकर, वहाँ के इन्वायरमेंट को लेकर। तो आपने वहाँ पर कैसा माहौल देखा? अगर फीमेल्स की बात करें, फीमेल्स को आप इनकरेज करेंगे कि वो इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई जाए वहाँ पर? डेफिनेटली मनान भाई, मैं इस चीज़ को इनकरेज करूंगा। उनको कोई किस्म की कोई वहाँ पे इनफेरिटी या उनको कोई उनके ऊपर कोई हरासमेंट या इस तरह का कोई सीन नहीं है। हाईली सिक्योर है, ठीक है। इस किस्म का कोई चक्कर नहीं है ना। कोई वहाँ पे डिफरेंशिएशन भी इतनी नहीं है कि आप कहें कि मुसलमान अलग हैं और दूसरे वो वहाँ के जो रेजिडेंट्स है वो अलग हैं, ठीक है। सबको एक जैसा ट्रीट किया जाता है, इक्वलिटी के बेस पे ट्रीट किया जाता है, ठीक है। जिस लाइन में मैं खड़ा हूँ दूसरे लोग भी उसी लाइन में लगे होंगे, कोई डिफरेंट नहीं होगा मेरे से। ठीक है। इसमें और लाइटर नोट कुछ चीजें जो हमारी रिलीजियस प्रैक्टिस में हलाल फूड का मसला आता है, या फिर हम्म फीमेल्स का उसमें पर्दा करने की बात आती है, हमारी नमाज की या अगर रोजा वगैरह रखना होता है, इस तरह की प्रैक्टिस की बात आती है, तो किसी किस्म की कोई हर्डल, कोई रिस्ट्रिक्शन उनकी तरफ से या कोई उनके प्रोटोकॉल में ऐसी कोई बात आपको की जाती है? वो बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हमारे रिलीजन को बड़ी रिस्पेक्ट मिलती है, ठीक है। और इस चीज़ को वो उसके लिए बड़ा एहतमाम करते हैं। जो हलाल फूड का वो हमारे डाइनिंग सेंटर्स के अंदर स्पेशल जो मुस्लिम स्टूडेंट, हम क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान से नहीं पूरी दुनिया से मुस्लिम स्टूडेंट्स वहाँ यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे होते हैं, तो उनके लिए कहीं कहीं जहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है वहाँ थोड़ी सी मुश्किलात आती हैं, लेकिन मोस्टली वहाँ हलाल फूड का इंतजाम किया जाता है। मेरी यूनिवर्सिटी मिनीसोटा स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर में था, तो वहाँ 90+ जो है मुस्लिम स्टूडेंट्स थे। उनके लिए वहाँ नमाज अदा करने के लिए अलग एक रूम था, प्रेयर एरिया बना हुआ था, ठीक है। उसके साथ जुमा की नमाज के लिए स्पेशल इंतजाम किया जाता था, ईद के लिए स्पेशल इंतजाम किया, क्योंकि मैंने अपनी बकरा ईद जो है वो 2019 में वहाँ गुजारी थी। यहाँ जाने के 6 डेज के बाद था, तो हम लोगों ने वहाँ ईद का एक त्यौहार भी वहाँ पे गुजारा है, तो मुझे इसलिए आइडिया है। तो वहाँ ईद के लिए बहुत बड़ा इंतजाम जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर होता है, तो वहाँ ईदगाह वाला सिस्टम था, तो ईद वहाँ पे भी अदा की गई थी। तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और बाकी ये फीमेल के लिए जो पर्दा करना है वो उस चीज को बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं, हमारे रिलीजन को बड़ी रिस्पेक्ट है, ठीक है ना। तो आप अपने रिलीजन की चीजों को फॉलो करते हुए अपनी जो हिजाब, स्कार्फ जो भी आपने करना, तो आपको आप फुली आजादी है, उसमें कोई मुश्किल नहीं।
ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा हाशिम, सॉरी आतिफ, एक चीज है कि अगर हम बात करें फ्यूचर बेनिफिट्स की, जो स्टूडेंट इस एक्सचेंज प्रोग्राम पर जाते हैं उनको अपनी आगे प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, या उनके पर्सनल एक्सपीरियंस में, पर्सनल एक्सपोजर में किस तरह के फायदे होंगे आपको, जो आप फील करते हैं बाकी बाकी लोगों से यूनिक जो चीजें थी। मनन भाई, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की अगर आपके साथ बात शेयर करूं तो मैं अपनी 21 ईयर्स एज अपनी एक तरफ रखता हूं और मेरा जो एक सेमेस्टर वाला एक्सपोजर था मैं एक तरफ रखता हूं। ठीक है। सही। उस एक सेमेस्टर ने मेरी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस लेके आए, मेरे सोचने का तरीका, मेरे चीजों को इम्प्लीमेंट करने का तरीका। ठीक है। तो और काफी ज्यादा मेरे अंदर, और फर्दर फ्यूचर को लेके जो मेरे गोल्स हैं वो टोटली अब डिफरेंट हैं बिफोर यू ग्रेड और आफ्टर यू ग्रेड। ठीक है। तो मैं डिफरेंट एस्पेक्ट से देखता हूँ एज कंपेयर। अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं बिफोर यू ग्रेड एक सिंगल साइड से देख रहा था, तो अब मैं चारों तरफ से देख सकता हूँ। मतलब एक थिंकिंग प्रोसेस मेरा चेंज हो गया है, और सही। लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का मेरा एक तरीका था वो चेंज हो गया। मेरे आप कहने कि मेरी इंटायर लाइफ में एक चेंज आ गया हुआ है। ठीक है। अच्छा आतिफ, एक आपके साथ जो वहाँ पर लोग गए, यानी जो लोग सिलेक्ट हुए, आपने कहा कि 100+ लोग चीफ थी, तो उनमें अगर हम कॉमन बात करें, जनरली बात करें, तो किस यूनिवर्सिटी के, किस शोबे के लोग ज्यादा थे, या किस बैकग्राउंड के लोग ज्यादा थे वहाँ पर? यूएसईएफपी बिलीव ऑन डाइवर्सिटी। ठीक है। चाहे वो एकेडमिक्स के हो, कल्चरल हो, ठीक है ना, वो इस चीज़ को बड़ा प्रमोट करते हैं। इसमें कोई ठीक। स्पेसिफिक नहीं है कि किसी खास यूनिवर्सिटी से इतने लोग जाएंगे, खास रीजन से इतने लोग जाएंगे। ठीक है। लेकिन उनको एक प्रेफरेंस होती है, जो लोग अंडर डेवलप्ड एरियाज हैं, अंडर प्रिविलेज एरियाज हैं, उनको थोड़ा सा मोटिवेट करना ताकि वो भी एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम में, और जो जिन लोगों में पोटेंशियल है लेकिन उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं, तो वो एक अच्छे एरिया में आके पढ़ें और अपने पोटेंशियल को शो करें, और अगर फ्यूचर लीडर्स बने। ठीक है। अतिफ, एक चीज हम शायद पहले मिस की हमने, इंटरव्यू जो कंडक्ट किया जाता है, I think हम्म। interview will be the final step for this qualified round. तो हम्म। इस इंटरव्यू में क्या चीजें मेनली पूछी जाती हैं, किन चीजों पर फोकस करना चाहिए अगर कोई स्टूडेंट इसमें हम्म। करता है, उसकी टीम उसको कैसे करनी चाहिए इंटरव्यू के लिए? मनन भाई, होता प्रोसेस थोड़ा सा यूं होता है कि आप फर्स्ट जब एप्लीकेशन दे देते हैं तो आप तकरीबन उसको ना भूल जाने वाली ही कंडीशन होती है, क्योंकि 2 to 3 मंथ्स लगते हैं। ठीक है। इनके जो वो सॉर्ट आउट करते हैं, उनमें से जो शॉर्ट लिस्ट स्टूडेंट होते हैं वो ऑलमोस्ट 450 के अराउंड होते हैं। ठीक ठीक है। है। तो उनका जो इंटरव्यू होता है, ठीक है, और वो 450 में से जो आपके चांसेस होते हैं वो 50% होते हैं। ठीक है। सही है। वहाँ आप इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, और जो सिलेक्टेड स्टूडेंट होते हैं आफ्टर इंटरव्यू उनको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, दो बैचेस में, एक फॉल और एक विंटर में। ठीक है। अब इंटरव्यू में क्वेश्चनिंग कोई ज्यादा आपकी फील्ड से रिलेटेड नहीं होती। टोटली जो होती है ना, वो आपकी डिस्कशन, आपकी क्वेश्चनिंग अराउंड योर एसओपी, अराउंड योर फॉर्म, वो वहीं चल रही होती है, उससे ज्यादा नहीं होती। कोई जनरल क्वेश्चनिंग हो सकती है अबाउट योर पर्सनैलिटी, अबाउट योर कैरियर गोल्स, और इस तरह की चीजें होती है। इसके अलावा कोई ऐसी क्वेश्चनिंग नहीं होती कि आप कहें कि बहुत ज्यादा कोई फील्ड से रिलेटेड आपसे पूछना शुरू कर दिया जाएगा। जितनी ठीक। डिस्कशन क्वेश्चनिंग होगी वो अराउंड योर फॉर्म, आपके फॉर्म के इर्द गिर्द ही घूम रही होगी, क्योंकि उनका मकसद ये होता है कि आपने मेक श्योर करना होता है कि क्या ये बंदे ने जो फॉर्म फिल किया हुआ, जो चीजें यहाँ लिखी हुई हैं, क्या वो वाकई वही बंदा है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो अपना एसओपी किसी और से लिखवा लेते हैं, और मैं इस चीज को बड़ा डिस्करेज करता हूँ कि आप लोगों ने ऐसे क्यों किया। क्योंकि एसओपी है कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो यार। एक बंदा अगर एसओपी नहीं लिख सकता ना अपना, तो आई डोंट थिंक वो डिजर्व करता है फुली फंडेड आपको एक सेमेस्टर वहां पे गुजार के आए। ठीक है, आपने बड़ी अच्छी बात की। आतिफ, मैं आई थिंक इसको हम सेशन को खत्म करते हैं, बड़ा अच्छा सेशन गुजरा हमारा। मैं सिर्फ एक चीज, आपने जैसे बताया कि इसमें मेडिकल के हर प्रोफेशन के लोग, चाहे वो एमबीबीएस के हों, फिजिकल थेरेपी के हों, फार्मेसी के हों, या इसके अलावा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हैं, किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, तो मैं सबको जरूर इंकरेज करूंगा कि आप जरूर इसके लिए अप्लाई करें। फर्स्ट स्टेप इज कि आप अप्लाई करें, उसके बाद वो आपकी लक पे या आपके टैलेंट पे डिपेंड करता है कि वो आपको इंटरव्यू में कॉल करते हैं या नहीं करते। लेकिन एटलीस्ट हम उसकी प्रैक्टिस करें शुरू, ताकि हमें ये जो प्रोसीजर है ये समझ आए, हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि हम इन चीज़ों को कैसे लेके चलें, ताकि आगे जाके बंदे ने
मास्टर्स लेवल पर या अपनी फर्दर स्टडीज के लिए अप्लाई करना होता है, रिसर्च के लिए अप्लाई करना होता है, तो फॉरेन कंट्रीज में या दूसरे लोगों से कम्युनिकेट करना होता है, पाकिस्तान से बाहर मुख्तलिफ प्रोफेसर से, मुख्तलिफ कोलीग से, अपने रिसर्च पर्पज के लिए या फिर अपनी स्टडी के लिए या जॉब के लिए लोगों ने जाना होता है। तो एटलीस्ट इन सब एक्सपीरियंस से गुजर के जाना चाहिए बंदे को, और अल्टीमेटली बंदे की प्रोफेशनल डेवलपमेंट में भी, बंदे की पर्सनल ग्रोथ में भी, बंदे की पर्सनैलिटी में, बंदे के एक्सपोजर में, और जो आपने जैसे बताया कि आपका जो सोचने का एंगल था, तो पहले आप सिंगल व्यू में देख रहे थे, अब आप चारों तरफ उसको देखते हैं, चीज़ों को परखते हैं, उनको सोचते हैं। तो आई थिंक ये सबके लिए बहुत ज़रूरी है, और मैं भी सबको रिकमेंड करूँगा कि जो भी इस लेवल पर हैं, जो इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं, वो जरूर अप्लाई करें। और किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए होती है तो ये आतिफ साहब हमारे पास मौजूद है आपके लिए, प्रोफेशनली आपको हेल्प आउट करने के लिए। आतिफ, अगर आप लास्ट में कोई बात ऐड करना चाहते हैं तो यूर वेलकम, नहीं तो हम अपने सेशन एंड करते हैं। अब बस मैं एक ही चीज ऐड करना चाहूंगा कि अगर तो आप किसी अंडरग्रेड किसी भी प्रोग्राम का पार्ट है तो आप डेफिनेटली अप्लाई करें, ठीक है ना। अगर आप सिलेक्ट नहीं भी होते तो इस लाइफ टाइम लर्निंग एक्सपीरियंस आई बेट, ठीक है। और ये आपको कुछ ना कुछ लर्निंग ऐसी दे जाएगा जो लाइफ टाइम आपको काम आएगी, ठीक है ना। बिल्कुल। थैंक यू सो मच असीम, आपने बहुत टाइम निकाला हमारे लिए। आपको आई थिंक लेने से भी लेट हो रही है, तो इंशाल्लाह फिर अगर किसी बच्चों की मजीद क्वेश्चन हो तो हम जरूर एक मजीद सेशन में इंशाल्लाह आपसे जरूर। करेंगे। थैंक यू ओके सो जी, मच। अच्छा। अल्लाह हाफिज।